to all of you. Good morning. Great to see you all here and in a good spirit. After 2 days we have our ideal day, and what could be a better day than we presenting the 7 habits of highly effective people. अब तक हमने करीब पाँच डिफरेंट जॉनर्स के बुक्स की ऑलरेडी प्रेजेंटेशन देख ली है हमने, और आप लोगों ने भी, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, होपफुली यू हैव सीन ऑन वीडियो. It's not necessary to watch 1.5 hour video, but you can always see the PPTs, you can always see the थोड़े रूप में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आप देखिए, उसको देखने से ही समझ में आएगा कि क्या चीज़ है वो. और ये बुक जो है ये काफ़ी फेमस बुक है, और ये जैसे गोल पढ़ाई जाती है वैसे ये बुक भी पढ़ाई जाती है. और ये जो स्टीफन कोविन है तो उन्होंने भी ये बुक काफ़ी जगह एज ए टीचर पढ़ाते हैं. मतलब हमारे आई रिमेंबर 8-9 years बैक व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, ये बुक को हमारे टॉप मैनेजमेंट के किसी एक सेमिनार में उन्होंने इंग्लिश का लेक्चर लिया था. इस बुक के बुक में उन्होंने खुद दिया. ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है. ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स के लिए है. और क्योंकि जो लाइफ है वो इफ़ेक्टिव बनाना है आपको, एक भेड़ चाल में नहीं चलना है. हमको इफ़ेक्टिव बनाना अपने लाइफ को. जो हम कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए. इफ़ेक्ट का मतलब वही है. और ये 7 डिफरेंट तरह के हैबिट्स के बारे में बात की गई है इस बुक में. सो ऑल द बेस्ट. लेट अस हियर फ्रॉम द पीपल हु हैव मेड दिस बुक effective by reading it and by presenting it to us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning to all seniors and my colleagues. Thank you for the opportunity. Today's book, The 7 Habits of Highly Effective People, by Stephen Richard Covey. The book was first published in 1989, and the author taught in this book is main 3 concepts: dependence, independence, and interdependence. And also author says in this book about what is success. Success mainly come from building internal characters based on principle and values. So इस बुक में मतलब ये 3 कॉन्सेप्ट को मतलब इन्होंने मेनली कवर किया, पर्सनल एंड प्रोफेशनल को लेके. तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी हिमांशु देगा, देन द बुक चैप्टर वाइज मेरे कोलिग्स विल कंटिन्यू. इससे पहले तो अपने नाम, टीम का नाम तो बता दें. एक सेल्फ इंट्रोडक्शन. हाँ. Myself Aman Chaudhary from Shakurpur Control. जोर से बोले, आप ही क्या है ना? Aman Chaudhary from Shakurpur. Sir, Vikas Bansal from Shakurpur Control. Myself Anup Samdani from Rohini Control Room. Mayank Tyagi from Rohini Control. Narendra Chera from Rohini Control Room. Abhishek Shukla from Shakurpur Control Room. Manish Jain from Rohini Control Room. सर शिवम कुमार फ्रॉम शकरपुर कंट्रोल रूम. गोविंद राम शकरपुर कंट्रोल रूम. एक और चीज़ था जो आई थिंक जो पंकज जैन शकरपुर कंट्रोल रूम. एक और चीज़ था जो आपके प्लीज आपके साथ जुड़े लगे हों, या जो नॉन टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव हो, उनको भी आप जो प्रेजेंट कर रहे हो बुक को, एक दिन बिठा के अपने कंट्रोल रूम में दिखाओ. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ पे बैठ के दिखाओ. आप अपनी बुक भी दिखाओ, बाकी लोग की बुक्स भी दिखाओ, जो आपको अच्छी लगती है वो दिखाइए उनको, कि उनके पास भी पहुँचना चाहिए. इट इज़ नॉट ओनली फॉर द मैनेजमेंट स्टाफ और these lessons of books or writers are for everybody. As you said, it is for personal, professional, everything है इसमें. सभी बुक्स की वही कहानी है. और गोल तो मैं चाहूँगा कि आप इंश्योर करें कि गोल की जो पूरी बुक है वो आप अपने अपने कंट्रोल रूम में जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पूरी आप उसमें दिखाएं, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट वो पूरी की पूरी हमारी कंपनी की वर्किंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है. ठीक है, तो वो प्लीज़ इंश्योर करिए. आप चाहे तो पार्ट में दिखा सकते हैं. एक दिन आधा घंटा दिखाया, क्योंकि लोग तो आते रहते हैं शिफ्ट में, आधा घंटा समझ निकाल ही सकते हैं, तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं या पार्ट सुन रहे हैं वैसे उनको भी सुनना चाहिए. और उससे क्या होता है, वो लोग भी आपके पार्ट को समझेंगे.
और अपना एक टीम बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ आइए भवन में बैठ के बात करते हैं, बाकी तो टीम अलग है, वैसा नहीं है। सभी लोग साथ में हैं। वो एक आदमी इस कंपनी को यहाँ पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एक स्वीपर से लेके यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर तक को, हर आदमी अपना रोल कर रहा है, इसलिए आज ये कंपनी यहाँ पे और यहाँ पे खड़ी है। ठीक है। Good morning, everyone, respected seniors and my dear friends. Thank you for being present here. Very special thanks to our sir, Rajiv sir, head marketing, for giving us this opportunity to present the insights of one of the most influential book, 7 Habits of a Highly Effective People, written by Stephen R. Covey. This book is a guide for one of the behavior living a balanced and a successful life. This book transcends the goals, the professions, cultures by cultivating the habits which gives us the personal and professional growth, as sir said. And now my friend Vikas will explain the first habit, being proactive. Good morning, sir. We are here to review the book 7 Habits of Highly Effective People, written by Stephen R. Covey. So this book is a personal development book which moves a person from a dependency stage to independence, then interdependence. While writing this book, the author has studied last 200-year literature and found a unique distinction. In the first 150 years, the literature was mostly dependent on character ethics, the universal principle of integrity, empathy. And in the next 50 years, the literature was mostly dependent or encircled around the professional and the personal ethics provides a temporary solutions. Hence, the author has prioritized the character ethics over the personality ethics. So, before understanding what is the habit, we need to understand why it is required. So, why it is required, what is the goal of our life? At the present time, we are living in the capitalist world. And what is the basic philosophy of the capitalist world? It is utilitarianism. Means what we do, what thing gives us pleasure and avoid things which gives us pain. But pleasure थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है, तो हम एरिस्टोटल के पास चलते हैं, हम ग्रीक फिलोसफी में चलते हैं. तो वहाँ पे वो एरिस्टोटल डिफाइंस हैप्पीनेस एज द एंड गोल ऑफ लाइफ. एंड व्हाट इज द हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज अचीविंग, happiness is realizing one's potential. It is a living the life of virtue, and a virtuous life leads to the excellence, and excellence is not an act, it is a habit. That's why habit is needed. Now what is the habit? Habit is stand at the intersection of knowledge, skills and desire. Let's suppose we want to be an effective communicator. Then we should know what are the prerequisites of it. Then the first prerequisite is to be a good listener. Now we shall develop the skills to acquire this. Then the foremost thing is desire. We should have the motivational factor to be a good communicator. So the habits mentioned in this book are the principle centered as we discussed earlier, and this is a priority shifting from the personality ethics. And when the habits are based on the principle, it leads to the overall development of a person. It leads to the building of self-esteem and attain one's potential. And these habits moves a person from a dependency stage to the independence to the interdependence. So, we born as an infant are dependent for all our needs to our parents. Now, what happens if we remain dependent and doesn't become independent? If we are physically dependent, then others will be required for our basic needs. If we are emotionally dependent, then my self of worth, my validation will be coming from the other persons. And if we are intellectually dependent, then our reasoning will be coming from others. That's why independence is a good thing. But if you are independent, then this is good for me only. I will be not able to be a good team leader if I am only an independent person. So interdependence is sought. अगर हम इसको ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देखते हैं हम, तो सबसे पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, जैसे ग्रीस था, एक एथेंस था, स्पार्टा था, सब लोग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे. फिर धीरे धीरे नेशनलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर नेशनल स्टेट बनना शुरू हुआ. फिर इसके बाद में इनके बीच में मिसट्रस्ट था, तो वॉर्स होना शुरू हुए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद लीग ऑफ नेशन बना, क्योंकि
म्यूचुअल कॉपरेशन लेके आना था, वो फेल हो गया। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना, फिर सुप्रा नेशन बने जैसे EU बना, पर अभी भी इसके अंदर मिसट्रस्ट चल रहा है, वो बात अलग है। बट फिर भी इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट सूटेबल वैल्यू फॉर द म्यूचुअल कॉपरेशन. So the first 3 habits which are mentioned in this book is be proactive, beginning with end in the mind, and the put first thing first, leads a person from the dependence stage to the independence stage. And these habits are of private victory. Then the second 3 habits comes which take a person from the independence stage to the interdependence stage are think, win, win, synergize, and seek first to understand, then to be understood. These habits are for the effectiveness, these are for the mutual cooperation and coordination. Then the last habit is the sharpen the show, which encircles all the 6 habits. And these habits are the habit of effectiveness because these are basis on the paradigm of P by C balancing. Now what is P by C balancing? P stands here for the product and PC stands for the product capability means assets. हम जैसा IGL में कंप्रेशर होता है हमारा, हम गैस कंप्रेस करते हैं, बेचते हैं. लेट सपोज हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, सिर्फ गैस सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो कंप्रेशर ब्रेकडाउन में चला जाएगा. और अगर हम कंटिन्यूसली मेंटेनेंस करे जा रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है. मतलब कि दोनों चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, जैसे हमारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम मेंटेनेंस करते हैं. तो P by C बैलेंस इज नेसेसरी थिंग. तो अगर ऐसे हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, ह्यूमन भी एक एसेट होता है, तो ह्यूमन शैल बी नर्चर्ड ईदर बाय ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ, इवन आई शुड से बाय बोथ. So now we understand what is the concept of paradigm. Paradigm is a frame of reference, set of idea. It is the lens through which we see the world. We understand how we are. If we talk in the terms of science, then earlier the geocentric model of this universe was prevalent, in which the Earth was the center of universe. But later on, the heliocentric model, in which Sun was center of this cosmos, was proposed. So at the first time, this model was opposed. But the later it got accepted and it becomes the foundation stone of modern astronomy. So same thing can be applied for the humans. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर पैराडाइम ये है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं. तो हमारी जो थिंकिंग है वो प्योर प्रिंसिपल बेस है या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस से आ रही है. इट इज़ सोशल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस या फिर कंडीशनिंग है. इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे. So here we start with the first set of habits which moves a person from the dependence to independence, and the first habit is be proactive. So what is the proactivity? If we go by the dictionary meaning, then the proactivity is just taking the initiative. But here, so we will start with the first habit which is be proactive. So we will understand what is the proactivity. So if we go by the definition meaning, then it is more than taking an initiative. It is the taking the responsibility of our life. And what is the responsibility? Is our ability to respond. कि हम कैसे respond करते हैं. हमारा जो respond है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऊपर बेस होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर. तो कर्म है तो कर्म के पहले हमें कर्ता को देखना है. अगर हम वो नहीं देख पा रहे हैं तो हम अच्छे से कर्म भी नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ वी टॉक दिस थिंग इन द इंडियन फिलोसफी की हम बात करें तो हम एक एनालॉजी लेते हैं. यहाँ पे एक पेड़ है, उसकी रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं उसके. तो जो उसकी रूट्स हैं वो हम हो गए, कर्ता डूअर हो गया. जो उसका तना है वो कर्म हो गए, उससे फ्रूट्स हो गए, वो कर्मफल हो गए. तो हम जनरली किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? हम कॉन्सिक्वेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. हमारे क्या रिजल्ट चाहिए हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. बट हमें कॉन्सेंट्रेट रूट्स पे करना है, मतलब हमारे खुद के ऊपर करना है. इस पूरी अगर हम देखेंगे सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूट्स ही है, राइट. तो अब हम अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा अपने से दूर करके हम अपने आप को देखेंगे और साथ में अपने सिचुएशन को, एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखेंगे, राइट. तो हम रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं इसको समझने के लिए एक फेमस पैवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट था. हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एनिमल बर्ड्स में कैसे काम होता है. सो whenever food is offered to a dog, he salivates. This is the unconditioned response to the unconditioned stimulus. अगर फूड देंगे तो सैलिवेट करेगा ही. दिस इज द जनरल सेंस. नाउ what have been done? The food was presented with the ringing bell. Each time when the ring bells, the food was offered and the dog salivates. These things was continued for the some time, and after some time what happens? The food was not served, only ring was belled, but again dog salivates. So अब ये चीज़ क्या है? ये conditioning है. The dog salivates. Dog
shows the unconditioned response to a conditioned stimulus. अब हमने फूड नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई तो क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस हो गया. तो हमारे साथ ह्यूमंस में भी ये होता है, हमारे साथ पास में कुछ हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं. इस चीज़ में कॉन्शियस थिंकिंग बीच में नहीं आती है. तो जो रिएक्टिव रेस्पॉन्स होता है उसके बीच में स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग होती है, कॉन्शियस थिंकिंग नहीं होती है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन वर्ल्ड, द 3 टाइप ऑफ कंडीशनिंग आर वाइडली एक्सेप्टेड. द फर्स्ट इज जेनेटिक कंडीशनिंग. इसमें क्या होता है कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, वाई बिकॉज माई फादर वॉज द सेम. The second is psychic conditioning, means the past experience, my upbringing has led to this behavior. And the third is environmental conditioning, means I am blaming for the external environment for my condition. I am saying कि यहाँ पे war चल रहा है, अभी तो मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं. So this is the reactive response, and this is the condition of reactive people. Reactive people try to absolve themselves from the responsibility, victimize themselves, and just blame others or the external condition for their condition or any work they are not able to do. But if we practice our consciousness, then between the stimulus thing and response, the freedom to choose exists. And what is the freedom to choose? The conscious thinking exists between the stimulus and response. In the worst case scenario, we can use our imagination, the self-awareness, the conscience of what is right and wrong, and independent will, which is free from external stimulus to respond in a particular situation. Now, one example has been given in this book of Viktor Frankl. Viktor Frankl was a deterministic in the nature. He believes whatever happens in the childhood shapes the future. But once he was captured in the Nazi concentration camp, his whole family was persecuted except her sister. Then he was afraid and alone. Then he started slow and steady. He started isolating himself from the external stimulus. He was calm. He was able to think, and he was able to isolate himself from the external conditions. So basically, he started liberating himself. So हमें वो चीज़ practice करनी है. So we all have various kind of problems, like health-related issues, like national budget, GDP issues. Now at the present time civil war is going on in Syria. तो इसमें जिन चीज़ों में हमारा मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस चीज़ों को यहाँ पर एक सर्कल ऑफ नो कंसर्न में रखा हुआ है. द सेकेंड थिंग इज सर्कल ऑफ कंसर्न. सर्कल ऑफ कंसर्न ऑथर ने डिफाइन किया जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, एंड वी कैन डू समथिंग अबाउट देम. जैसे हम अगर एक प्रोएक्टिव पर्सन की बात करें तो वो हमेशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा ध्यान देता है, जो चीज़ उसके कंट्रोल में उसको करने की कोशिश करता है. सो एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज, एंड ये सर्कल बड़ा होता चला जाता है और सर्कल ऑफ कंसर्न श्रिंक होता है. ऑन द अदर साइड जो एक रिएक्टिव पर्सन है वो हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न पे ही ध्यान देगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, उसका माइंड सेट ही नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस विल कीप श्रिंकिंग. एक ये चीज़ बताई गई है. सो द पैराडाइम शिफ्ट हियर इज टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेकिंग इट लार्जर. Now again the problems can be divided into 3 parts, where we have the direct control, the problems which are related to our own behavior. So the problems related to our own behavior can be solved by working on first 3 habits, which are the habits of private victory. Then the second type of problems comes the indirect problems, where we have the indirect control. Then if these problems are related to others' behavior, then can be solved by working on habit 4, 5 and 6. And there are some where we have no control. Then what we just need to do, we just need to smile and accept, and do not strengthen them to control ourselves. This is one way of living a life. So हम काम कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है. तो अब जैसा कि गीता में भी बोला गया है, कर्म पर हमारा अधिकार नहीं होता, तो जो कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं होता, जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये सर्कल ऑफ कंसर्न में आ जाते हैं. इसमें हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. एंड मिस्टेक्स है, मिस्टेक अगर एक बार हो गई तो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए. कम्स अंडर द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. अगर हम इसकी बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं क्लाइमेट चेंज का, वो थोड़ा सा अलग है बट मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश की है. अभी क्लाइमेट चेंज की सीवेरिटी हमें हर तरफ देखने को मिलती है, इतने फिनोमिनास हो रहे हैं,
वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, कंटिन्यूसली हीटिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे पेरिस क्लाइमेट डील थी 2015 में, इसमें बोला गया था कि हमें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये 1.5 तक रखना है, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है टिल द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, एंड दिस वाज कंपेयर्ड विद द प्री इंडस्ट्रियल टाइम विच इज़ 1850 to 1900। तो अब इसका एक ऑब्जर्वेशन था, एक IPCC की रिपोर्ट थी कि जो 2011 से 2020 तक जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो 1.1 डिग्री हुआ है। अब हमें लगता है कि 1.1 डिग्री तो बहुत कम है, हम उसको ध्यान नहीं देते, बट हम इसकी सीवियरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर राइज हर जगह सेम नहीं होता है, लैंड पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू द सी। तो अगर हम इसको देखें तो जैसे 2011 से 2020 में अगर 1.1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है तो लैंड पर 1.59 हुआ है, और जो सी पर हुआ है वो 0.89 हुआ है। इसके अलावा जो टेम्परेचर डिफरेंस, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ठंड होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, और ये चीज़ें भी ट्रॉपिकल जो रीजन्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अगर टेम्परेचर मान लीजिए 1.59 बढ़ा है तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जो ट्रॉपिकल रेंज में कंट्रीज़ आती हैं, उसके अंदर 3 to 4 टाइम्स होगा। इसके बाद जो गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में और ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा। तो मतलब हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है कि हम लोग जी नहीं, लाइफ विल नॉट बी सर्वाइवल। तो लेकिन अभी ये चीज़ हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है, हम सबको पता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें सर्कल ऑफ कंसर्न में हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई मतलब भी नहीं होता है इससे जनरली, या इसको नो कंसर्न में भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को सही रख सकते हैं। तो ये बस थोड़ा सा एक सजेशन के लिए था। जो प्रोएक्टिव पीपल्स होते हैं उनका कंसर्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे होता है। सो द पैराडाइम शिफ्ट हियर इज टू आइसोलेट योर माइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड द कंसंट्रेट ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव पीपल्स की लैंग्वेज की हम बात करें तो उनका कहता है कि हम कोई एक अल्टरनेटिव देख सकते हैं, और अगर रिएक्टिव लोगों का देखें तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह की चीज़ें जरूरी होती हैं। सो नाउ अनूप सर विल एक्सप्लेन द सेकंड हैबिट। थैंक यू। जो अगर कर्स बारे में देखें, जो लास्ट में बताया उसने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और इसके बारे में, वो मेन है इसका कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो हमेशा उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करता है जिसको उसका कोई विचार नहीं होती है, ठीक है। वो उस चीज़ को कभी नहीं टच करना चाहता है जो उसके मतलब ही कैन डू इट। ही ऑलवेज वांट टू डू अ चेंज विच ही डजंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन दैट। वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ बैठ के कुछ भी बोलेगा, ये चेंज कर दूंगा, वो चेंज कर दूंगा, लेकिन वो ख्याली पुलाव है, वो कभी पकेगा नहीं। जिस पे आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो ये हैबिट्स जो हैं ये मेन अपने को उसी चीज़ पे बदलाव लाने की कोशिश करनी है जिस पे हम बदलाव ला सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो आदमी होता है वो अपने खुद को बदलाव लाना है, उस पर कभी आदमी ध्यान नहीं देता, अपने पर बदलाव लाने पे कभी ध्यान नहीं देता है। वो दूसरे को बोलता है चेंज हो जाओ, मैं अंकुर को बोलूँगा वो टाइम से आना शुरू हो जाए, लेकिन वो खुद नहीं आएगा टाइम से, ठीक है ना। तो पहले अपने आप को चेंज करिए, और फिर जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसको आप बता सकते हैं, जैसे आपका सबऑर्डिनेट्स है, उसको आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने इमीडिएट बॉस को थोड़ा बहुत शायद कर सकते हैं, लेकिन उसको ऊपर वाले को नहीं कर सकते। अभी मैं किसी भी सोनू की डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ भी मेरी बात मान लें, मैं ऐसा चाहता हूँ कि इंडिया को फेवरेबल सब कुछ कर दे, नहीं हो सकता ना। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को चेंज करिए, और जिसको आप चेंज कर सकते हैं उस पर करिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। Thank you, sir, for your kind words. Myself, Anup, I will walk you through the second habit of this book. Before beginning with this, thank you because तुमने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें बुक के इंट्रोडक्शन दिया और फर्स्ट हैबिट के बारे में बताया। फर्स्ट हैबिट हमारी ये कहती है कि बी प्रोएक्टिव। फर्स्ट हमें अभी हम जो स्टेज पे हैं, जैसा विकास ने बताया, अभी हम डिपेंडेंस स्टेज पे। डिपेंडेंस स्टेज का मतलब है अभी हमारे एटीट्यूड में यू है, हम डिपेंडेंट है किसी और पे। जैसे कि हमें कोई भी काम करना है, यू हैव टू डू इट, यू शुड डू दिस, हम ऐसा बोलना था। अभी हमें पब्लिक फर्स्ट प्राइवेट विक्ट्री करके हमें डिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंस पे जाना है, इंडिपेंडेंट पे जाना है। तो उसमें हमारी 3 हैबिट्स है। फर्स्ट हैबिट के बारे में विकास ने बताया, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिविटी का हम सब जो एक लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टेकिंग इनिशिएटिव। तो इस लिटरल मीनिंग के आगे भी ये बहुत कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल एक लूँगा। मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2021 में। वो मेरा प्रोजेक्ट
KRA से लिंक्ड नहीं था, मेरे काम से लिंक्ड नहीं था, पर मैंने वो एक इनिशिएटिव लिया, मैं बी प्रोएक्टिव हुआ और एक इनिशिएटिव लिया, बट वो प्रोजेक्ट अभी तक प्रोजेक्ट फेज में ही है, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कराया तो मेरा जो काम था वो पूरा नहीं हुआ। बी प्रोएक्टिविटी का मतलब है हमें इनिशिएटिव्स भी लेना है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उस काम को हमें फिनिश भी करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एंड से आप लोग क्या समझते हैं, कोई भी आंसर करना चाहे। शिवम। Goal of human life, end goal, happiness. नरेंद्र। जीवन का उद्देश्य। डॉक्टर सर। यही जो इसने बोला कि मतलब लास्ट मेरी जो डेस्टिनी है वो क्या है, मतलब कहाँ तक पहुँचना है मुझे। आप सब सही हैं, क्योंकि एंड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इसको समझने के लिए ऑथर ने एक एक्टिविटी सजेस्ट करी है, बिना उस एक्टिविटी के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इस सेकंड हैबिट को समझ नहीं पाएंगे। उस एक्टिविटी में हमें ये कंसीडर करना है कि वी ऑल आर डेड। हमें अभी ये मानना है कि हम मर चुके हैं। मरने के बाद एक फ्यूनरल स्पीचेज होता है, जनरली हर रिलीजन्स में होता है, तो फ्यूनरल स्पीच होता है। फ्यूनरल में आप है और वो आपका फ्यूनरल है। अब आप किसी भी ह्यूमन के 3 फैक्टर, 3 पिलर्स होते हैं, वो उसकी लाइफ को समराइज करते हैं। पहले होती है उसकी फैमिली, सेकंड होती है उसके कलीग्स, थर्ड होते हैं उसके फ्रेंड्स। ये तीनों अगर एक साथ प्रेजेंट है तो वो किसी भी इंसान की लाइफ की समरी बता सकते हैं। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप मर चुके हैं और आपके फ्यूनरल पे आपके फैमिली मेंबर्स भी आए हुए हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आपके कलीग्स आए हुए हैं, थर्ड आपके फ्रेंड्स भी आए, वो सब लोग अपना स्पीच देंगे। आपको ये इसमें आपको एक पेन और पेपर दिया गया है, आपको ये लिखना है कि आपके फैमिली मेंबर आप क्या चाहते हैं कि आपके बारे में बोले, उसी तरह आपके दोस्त आप क्या चाहते हैं कि आपके दोस्त आपके बारे में बोले, सिमिलरली आपके कलीग्स आपके बारे में क्या बोलना, आप क्या चाहते हैं कि आपके कलीग्स आपके बारे में उस समय बोले। तो 2 मिनट है, आप एक बार ये तीनों स्पीच लिखना। आपको ये किसी से शेयर नहीं करने हैं, वी विल डिस्कस इट फर्दर, बट लिखना है। यस सर। ऑथर ये कहता है एंड का मतलब है हमारे अल्टीमेट गोल्स ऑफ लाइफ। वो अल्टीमेट गोल्स ऑफ लाइफ जो अभी आपने लिखे हैं, वो अल्टीमेट गोल्स कैसे हुए? क्योंकि आप जो चाहते हैं कि आप मर चुके हैं, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में ये बोलें, तो वो आपके लाइफ के अल्टीमेट गोल्स हो गए हैं। अब मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने अल्टीमेट गोल्स पढ़िए और फिर एनालाइज करिए कि आपके जो करंट एक्शंस हैं, जो आप डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं या डे टू डे या वीकली मंथली आपकी प्लानिंग है, क्या वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है? अगर तो वो अलाइंड है, इसका मतलब यू आर इन राइट डायरेक्शन, आप अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो अलाइंड नहीं है तो हमें कुछ स्टेप्स सजेस्ट करिए ऑथर ने, वो हमें फॉलो करनी होगी। तो ये हैबिट किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इसका प्रिंसिपल है एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। फर्स्ट थिंग इज मेंटल क्रिएशन और फर्स्ट क्रिएशन, सेकंड को हम बोलेंगे सेकंड क्रिएशन और फिजिकल क्रिएशन। इस फर्स्ट क्रिएशन और सेकंड क्रिएशन को हम कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे जो स्पीच दे रहा हूँ वो कौन सी वो है? सेकंड क्रिएशन। क्यों? क्योंकि इसकी मैं पहले रिहर्सल भी कर चुका हूँ और मैं अपना स्पीच राइटअप भी कर चुका हूँ, तो वो मेरी फर्स्ट क्रिएशन होगी। सेकंड क्रिएशन है जो अभी मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो मेरी सेकंड क्रिएशन है। तो हम अगर हमारे फर्स्ट क्रिएशन पे फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारी सेकंड क्रिएशन है, जो फिजिकल क्रिएशन है, जो फाइनल है, वो परफेक्ट होगी। इसके और एग्जांपल है जैसे कारपेंटर्स रूल। ये काफ़ी फेमस रूल है कारपेंटर्स में, मेजर ट्वाइस कट वंस। इसका मतलब ये कि कार्डबोर्ड काटने से पहले वो 2 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि सोचना उसकी फर्स्ट क्रिएशन है, वो है मेंटल क्रिएशन। अगर मेंटल क्रिएशन गलत हुई उसकी, तो फिजिकल क्रिएशन तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने फर्स्ट क्रिएशन पे काफ़ी वर्कआउट करना है। सिमिलरली इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि हम अपने घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा तैयार करवाते हैं। वो नक्शा तैयार हम 4 बार उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, उसमें मल्टीपल अमेंडमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम अपनी भूमि पूजन पे आते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट क्रिएशन है वो है हमारा घर का ब्लूप्रिंट। सेकंड क्रिएशन है जो हमारा घर खड़ा हो। अगर मैंने अपने फर्स्ट क्रिएशन पे ही फोकस नहीं किया होगा तो क्या होगा? हमारा जो घर है वो ब्लंडर होगा एक तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल लेंगे इसमें, तो वो है लीडरशिप इज फर्स्ट क्रिएशन, मैनेजमेंट इज सेकंड।
तो यहाँ पे ऑथर ने एक सबसे बहुत फेमस सेइंग कही है, लीडरशिप इज अबाउट डूइंग थिंग्स राइट. एज एम आई करेक्ट? नो, लीडरशिप इज डूइंग थिंग्स राइट एंड मैनेजमेंट इज डूइंग राइट थिंग्स. ये गलत है. लीडरशिप का मतलब है कि हमें लीडर डिसाइड करेगा कि हमें क्या काम करना है. मैनेजमेंट का काम है वो काम सही तरीके से करना है. फॉर एग्जाम्पल हमें कोई वॉल क्लाइंब करनी है तो मैनेजमेंट वो लेडर स्टेप्स लेके वो वॉल क्लाइंब करेगा. लीडरशिप ये डिफाइन करेगी कि वो जो लेडर जिस दीवार से लीन है क्या वो दीवार सही है, हमें इसी दीवार को क्लाइंब करना था. तो लीडरशिप है फर्स्ट क्रिएशन. जो पहले सोचेगा वो है लीडर, जो हमें काम करना है वो है मैनेजमेंट, वो है सेकंड क्रिएशन हमारी. तो हमें अपने फर्स्ट क्रिएशन पे काफ़ी फोकस करना है. अगर फर्स्ट क्रिएशन हमारी सही होगी तो सेकंड क्रिएशन जो है फिजिकल क्रिएशन वो एक परफेक्ट क्रिएशन होगी. फर्स्ट क्रिएशन के दो टाइप्स हैं. अभी जैसे हमने फर्स्ट क्रिएशन के दो टाइप है. फर्स्ट है बाय डिजाइन और सेकंड है बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि वो हमने जो फर्स्ट क्रिएशन है वो किसी और से लिए. बाय डिजाइन का मतलब है कि वो फर्स्ट क्रिएशन हमने खुद बनाई है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल जैसे सर ने बताया, सभी यहाँ इंजीनियर्स हैं. इंजीनियरिंग में कैंपस प्लेसमेंट में आप एक कैंडिडेट दो कैंपस प्लेसमेंट ले सकता है. एक बिलो 5 लाख, एक अबव 5 लाख. सपोज करिए एक XYZ पर्सन है, उसका एक प्लेसमेंट हुआ है TCS में, एक हुआ है IGL में. अगर वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के वहाँ के एम्प्लॉय से बात करके डिसीजन लेता है कि मेरे को किस कंपनी में ज्वाइन करना है, तो वो उसकी जो क्रिएशन जो उसका डिसीजन है वो है उसका बाय डिफॉल्ट. इसका क्या मतलब है, उसने दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचा और अपना डिसीजन ले लिया. यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए था, उसके पास दो ऑप्शन है TCS प्लस IGL. उसको दोनों कंपनीज के AGM रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट वगैरह, सेकेंडली वहाँ जो काम कर रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉय से बात करता, सारी चीज़ें एनालाइज करके अगर वो डिसीजन लेता तो उसको कहते हैं कि वो बाय डिज़ाइन है. वो उसका खुद का डिसीजन है, उसको किसी और ने नहीं थोपा. अगर कोई और के इन्फ्लुएंस में आके वो डिसीजन ले रहा है तो वो होगा क्या, बाय डिफॉल्ट डिसीजन. तो ऑथर ये कहता है कि हमें खुद को क्रिएट करना है. वी हैव टू बी क्रिएटर. हमें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं. उसके लिए ऑथर ने एक सजेस्ट किया है कि हमें क्या करना पड़ेगा. ये हमारे जो डिसीजन है उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट्स है, कि हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे. हमें वो रीस्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी. तो रीस्क्रिप्टिंग के लिए ऑथर ने 3 क्वालिटी मैंडेट बताया है. फर्स्ट थी बी प्रोएक्टिविटी, सेकंड है हमारी इमेजिनेशन, थर्ड है कॉन्शियसनेस. इमेजिनेशन से हम ये कहना चाहेंगे कि हमें अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा. हमें हर सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि और माइंड से देखना होगा कि जो चीज़ें नहीं हुई वो भी हो सकती है. और कॉन्शियसनेस से हमें ये पता चलेगा कि जो चीज़ सही है हमें वो सेलेक्ट करनी है. ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत चीज़ सेलेक्ट करें. ये 3 हैबिट, ये 3 क्वालिटी से हम अपने जो फर्स्ट क्रिएशन है जो बाय डिफॉल्ट है, अगर तो बाय डिफॉल्ट है तो हमें रीस्क्रिप्टिंग पे जाना है. तो रीस्क्रिप्टिंग पे जाने के लिए ये 3 क्वालिटी मैंडेट है और इसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए. अभी तक हमने बात करी कि सेकंड हैबिट क्या है. अब हमें सेकंड हैबिट फॉलो कैसे करनी है. फॉलो करने के लिए हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप है हमें अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना होगा. पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो हमारे अल्टीमेट गोल से अलाइन होगा. जैसे अभी आपने 3 लाइंस में लिखे अपने अल्टीमेट गोल्स, तो हमारे वो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट में भी होने चाहिए, क्योंकि उसे ही हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट का. ये किसी XYZ पर्सन का है. उसका फर्स्ट पॉइंटर है नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑनेस्टी. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर वो किसी भी सिचुएशन में ऐसी जगह फंसता है कि जहाँ उसे ऑनेस्टी के साथ ट्रेड ऑफ करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रेड ऑफ नहीं करेगा, वो फॉलो ऑनेस्टी, क्योंकि वो उसके पर्सनल मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ, वो उसका पार्ट है. सिमिलरली पॉजिटिव एटीट्यूड, लिसन ट्वाइस एज मच एज यू स्पीक. तो वो हर सिचुएशन में एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा. इसलिए हमें अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. अब पर्सनल मिशन स्टेटमेंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट, दिस इज यूनिक. ये हर एक बंदे के लिए अपना पर्सनल स्टेटमेंट होगा, वो एक यूनिक होगा, आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते. सेकंड, ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोला या ऑथर ने बोला कि आप अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए, तो हम एक दिन में नहीं बना सकते. ये मल्टीपल डेज का काम है. हमें खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमारे क्या गोल्स हैं. उसके साथ हमें ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट में
पॉइंटर्स ऐड करते रहने होंगे। थर्ड इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है चेंजलेस। ये ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि पर्सनल मिशन स्टेटमेंट को उसने एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंजलेस है, उसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है वो हमें चेंजलेस होगा, हम उसमें ऐसे रेगुलर बेसिस पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस वेरी लेस रहेगी। तो इसलिए वो उसको अपने पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं हम, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट इक्वल टू पर्सनल मिशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए हैबिट 2 को फॉलो करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज एट द सेंटर। अब पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें अपने, जैसे विकास ने बताया था कि हमें अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखना होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि हम इस दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा जो प्रिंसिपल सेंटर है या हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फॉर वॉट एवर इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लाइफ सपोर्ट फैक्टर्स बताए हैं ऑथर ने, 4 लाइफ सपोर्ट फैक्टर, नेमली सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम एंड पावर। अगर ये 4 फैक्टर किसी भी पर्सन में है तो उसको हम ये कहेंगे कि वो नोबल पर्सन है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब यही चाहते हैं कि मैं नोबल पर्सन बनूं। नोबल पर्सन बनने के ये 4 फैक्टर्स बताए हैं, सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम एंड पावर। सिक्योरिटी का मतलब है सेंस ऑफ योर आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम। गाइडेंस, हम किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड है विजडम, हमारी समझदारी। फोर्थ है पावर, हमें किस चीज से पावर मिल रही है, हमारे डिसीजंस, हमारे कैपेसिटी टू एक्ट और कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। अभी जैसे बताया था कि हम इस दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंटर। तो ये सेंटर बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिस्ट डाउन किए हैं, स्पाउस सेंटर्डनेस, हम किसी सिचुएशन में अपनी स्पाउस को सोच के डिसीजन ले रहे हैं तो हमें कहेंगे कि मैं स्पाउस सेंट्रिक हूँ। इसी तरह अगर मैं फैमिली को सोच के डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं फैमिली सेंट्रिक पर्सन होगा। इसका मतलब ये है कि मैं हर सिचुएशन में कुछ अलग ही बिहेव कर रहा हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल्स नहीं है, ये मैं हर जगह बदल रहा हूँ। जैसे हम कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल की 5 o'clock हो रहे हैं और बॉस बोलता है कि आज थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा, और सेम डेट में आपने इवनिंग के प्लान भी बना रखे हैं अपनी वाइफ के साथ। तो आप किस बेसिस पे अपना डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है, कि आपको ओवर टाइम करना है या नहीं करना है, या घर जाना है। अगर आप अपनी वाइफ को सोच के डिसीजन लेते हैं तो वो आपको कहेंगे कि आप स्पाउस सेंट्रिक पर्सन हो। अगर आप अपने काम को लेके डिसीजन लेते हैं कि नहीं आई विल स्टे, तो इसका मतलब है आप वर्क सेंट्रिक पर्सन हो। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर करके चल रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग। हमें मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर अपना डिसीजंस लेना है कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, मैं जो अभी डिसीजन ले रहा हूँ। तो हमें कंप्लीट एनालिसिस के साथ डिसीजन लेना है। तो हम जिस प्रिंसिपल को लेके डिसीजन ले रहे हैं वो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बदलती रहेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलती रहेगी। मैं किसी सिचुएशन में स्पाउस सेंट्रिक हो रहा हूँ तो किसी सिचुएशन में मैं वर्क सेंट्रिक हो रहा हूँ। तो ये तो बहुत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना एक प्रिंसिपल सेंटर बनाना होगा। प्रिंसिपल नेवर चेंजेस, करेक्ट। जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि ऑनेस्टी से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसी तरह हमें अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके बेसिस पे बनानी चाहिए, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे बनाएंगे तो वो कभी चेंज नहीं होंगे और हम हर सिचुएशन में सेम तरीके से काम करेंगे और रिएक्ट करेंगे। अब जो ऑथर ने एक स्टडी करी और स्टडी करके फाइंड आउट किया कि हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मेनली वो लेफ्ट डोमिनेंट ब्रेन के लेफ्ट डोमिनेंट है। इसका क्या मतलब है कि जो मोस्टली पॉपुलेशन है उसका जो लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का वो हाईली एक्टिव है। अब हमने ये बताया था कि अगर मेरे को पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना है और मेरे को जो 3 हैबिट्स है, बी प्रोएक्टिव, इमेजिनेशन और कॉन्शियसनेस, ये जो 3 क्वालिटीज है वो हमारे ब्रेन के राइट पार्ट का ट्रेट है। हमारे राइट पार्ट के ब्रेन ये सारे काम करता है, वो इनोवेशन सोचता है, ये सारी चीजें हमारा राइट पार्ट करता है। पर बाय डिफॉल्ट हम क्या है, लेफ्ट सेंट्रिक ब्रेन है।
तो हमें अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए हमारे राइट पार्ट के ब्रेन के राइट पार्ट को भी एक्टिव करना है। उसके लिए ऑथर ने 2 एक्टिविटीज कह लीजिए सजेस्ट की है। एक तो एक्सपांड पर्सपेक्टिव और एक है विजुअलाइजेशन। एक्सपांड पर्सपेक्टिव से मतलब ये है कि हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, ओपन माइंडेड होना है। इसका मतलब क्या है, पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई, आपने एक डिसीजन लिया, सेम एक्टिविटी आपकी अभी करंट में हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उस समय ये डिसीजन लिया था तो अभी भी इस सिनेरियो में यही डिसीजन बेस्ट रहेगा। हमें रीएनालाइज करना है और अपने सारे सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। तो हमें अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड रखना है, हमें दूसरों की भी सुननी है, उसके बाद म्यूचुअल डिस्कशन करके एक पॉइंट पे आना है। सेकंड है विजुअलाइजेशन, जो चीज़ अभी नहीं हुई है हम उसको देख सकें। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उससे फर्दर क्या हो सकता है वो चीज़ आपको विजुअलाइज करनी है। तो इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना है। उसके 3 पार्ट्स रहेंगे। एक रहेगा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट मतलब कि अल्टीमेट गोल्स ऑफ योर लाइफ, उसमें हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं गोल्स के। फर्स्ट पार्ट होगा कि आप अपने फैमिली ओरिएंटेड गोल्स क्या है, आप क्या चाहते हैं कि आपकी फैमिली में ये हो, ये सब कुछ, वो गोल्स हमें डिसाइड करना है। सिमिलरली एक सेकंड पार्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल से मतलब है कि आपका कैरियर गोल, आप क्या करना चाहते हैं अपने कैरियर में, ये सारे गोल्स हमें बनाने होंगे। थर्ड हमारे सोशल गोल्स, कि मैं अपने आप को इस वर्ल्ड में कैसे देखना चाहता हूँ, वो सारे गोल्स हमें बनाने होंगे। तो बेसिकली हमें अपने अल्टीमेट गोल्स बना के उनको रेगुलर फ्रिक्वेंसी पे चेक करते रहना होगा कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, एक्शंस जो मेरे हैं वो उससे अलाइंड है या नहीं है। तो सेकंड हैबिट यही कहती है कि हमें अपने बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमें अपने अल्टीमेट गोल्स तो बनाने ही चाहिए और रेगुलर फ्रिक्वेंसी पे उसको गो थ्रू करते रहना चाहिए। थैंक यू। ग्रेट, बहुत अच्छे समझाया और एकदम कॉन्फिडेंटली समझाया। दैट्स shows कि you have read the book, understood the book and उसके इन डेप्थ में जाके एग्जांपल्स के साथ आपने समझाया। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस समय आपके दिमाग में जो भी एग्जांपल आता है, जरूरी नहीं कि आपने पहले सोच के आया हो, उस समय जो भी आपको क्लिक होता है एग्जांपल वो बताइए। बहुत बढ़िया। Now I would like to invite Manisha and Narendra for habit study. अच्छा कंजर्वेटिव इसलिए 2 आदमी लग रहे हैं। थैंक यू अनूप। थैंक यू विकास सर एंड अनूप सर। जैसे उन्होंने अभी तक 2 हैबिट्स के बारे में बताया। पहली हैबिट जैसे बी प्रोएक्टिव, मतलब आप क्रिएटर हैं, आप अपनी जीवन का जो भी आपके जीवन में होने वाला है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इसका मतलब आप ही कोई अपने जीवन के सारे डिसीजन लेने हैं। यू आर द क्रिएटर फॉर योर लाइफ। सेकेंड हैबिट के अंदर हमने जैसे देखा बिगिनिंग विथ एंड इन माइंड, मतलब अंत ही प्रारंभ है। मतलब जो हमारे लाइफ का गोल है वो हमें सोच के रखना है कि हमारे लाइफ का गोल है और उसी के अलाइन होते हुए हमें काम करना है। ये 2 हैबिट हम अभी देख चुके हैं। तीसरी हैबिट से जाने से पहले हम एक सवाल लेंगे। आप लोगों को एक चीज सोचनी है, एक एक्टिविटी ऐसी जो आप अभी नहीं कर रहे हैं पर उसका एक जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए। तो आप वो एक्टिविटी आप पेपर पेन पे अपने लिख सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। प्लीज नोट डाउन द एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसका आपको लग रहा है कि लॉन्ग लाइफ में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा एक चीज जो तुम अगर रेगुलर टाइम पे करोगे तो तुम्हारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में चेंज लाएगा। मतलब आप ऐसे सोचो, एक ऐसे भी कर सकते हो, एक जैसे आप पर्सनल लाइफ के लिए सोच लो कुछ, एक आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए सोचो, मतलब 2 अलग अलग चीजें भी आप सोच सकते हो। जस्ट टू इंटरव्यू दिस, मतलब ये मैं अभी साइकोलॉजी पे जा रहा हूँ एक्चुअली, कि हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं। हैबिट्स आर फॉर्म बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू कैन हैव इन लाइफ, उसके हिसाब से आप हैबिट्स चेंज करते हो। हैबिट फॉर्म होती है और आपका जो रिस्पॉन्स होता है उस हैबिट्स को, मतलब वो हैबिट बन जाता है आपका, जैसे देर से आना, तो डैट इज अ रिस्पॉन्स, बिकॉज आपने कुछ बचपन से ऐसा करते हैं और लेट उठे, ये वो सब कहानी कुछ। तो मेरा ये कहना है कि हैबिट्स को एक ही चीज़ चेंज कर सकती है, वो है आपके थॉट्स। एंड थॉट्स अगर आप चेंज करोगे, विथ एग्जांपल्स हैव बीन गिवन हियर, इज टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। दीज आर ऑल, मतलब अगर सारी बुक्स मैं पढ़ता हूँ जब भी, तो ये सारे बुक्स में वही आता है कहीं ना कहीं निकल के, कि यू हैव टू चेंज योर थॉट्स। एंड
and how these thoughts can be changed. There are various mechanisms, you know, you think of alternatives. So what is the best alternative? मतलब जब भी आप एक immediate response मत दो, you have to think of alternatives. And once you start developing that alternatives, then automatically your thoughts would, your response would be different. And once your response would be different, then your new habits can be created. Habits are neither bad or good. जो आपका consequence होता है, that is only good of it. So, and there are other methods also, like you know, you can go for meditation. Meditation will also improve your thoughts. Number one, you have to purify your thoughts. आपने कितने भी ग्रंथ देखेंगे, they start with changing your thoughts. Because अगर न्यूरोलॉजी या मैं न्यूरोसाइंस भी बोलूँ, तो दिस विल गिव अ कंप्लीट पिक्चर कि आपका कैसे ब्रेन वर्क करता है और किस तरीके से आपका, तो सबसे बेसिक है कि यू हैव टू चेंज योर थॉट्स. एंड थॉट्स जब चेंज करेंगे तब सारी चीज़ें आपकी हैबिट्स भी चेंज होंगी और आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज होगा और आपका जो भी होगा आपका. तो बेसिकली मैं जितनी अभी तक जितनी बुक्स पढ़ रहा हूँ, everything comes in the same parameters. You have to change your thoughts or thinking. आपको सोच बदलनी है. इसमें भी जो बोला गया उसने ना कि भाई फर्स्ट कट जो बनाए वही सही बनाए, तब आप प्रेजेंट करें. जो आप सोच के मकान बनाने से पहले फाउंडेशन ठीक कर लें, अगर नींव ही सही नहीं होगी तो मकान खड़ा ही नहीं होगा. ड्राइंग बना लें, उसको देख लें, रीएडिशन कर लें, तब आप प्रेजेंट करें. जब आप प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं उससे पहले ही आप एक दो बार उसको रिहर्सल कर लें, तब आएंगे तो परफेक्शन होगा. तो वही सब चीज़ें. चलिए आगे बढ़िए. या आपने लिख लिया होगा अभी जो एक्टिविटी आप सोच रहे थे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो आगे चलते हैं अभी. The habit third is put first thing first. मतलब जैसा इसमें बोला गया कि पहले इसकी चीज़ है पहले करनी है और जो सेकंड चीज़ आती है जो सेकंड प्रायोरिटी पर वो सेकंड करनी है. की पॉइंट्स यहाँ पे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क. जैसे हमें पता है हमारी लाइफ हैबिट 2 में हमने देख लिया हमारी लाइफ का गोल ही है. अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो हमें सारी नोन है. बट उन एक्टिविटीज़ में भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी है. कुछ उससे कम प्रायोरिटी पर है वो बाद में रखनी है. ऐसे हम हमें सब कुछ लिस्ट डाउन करना है. इसमें एक वर्ड है जैसे डिसिप्लिन. जैसे सर ने कहा कि अगर किसी की आदत बन गई जैसे लेट आना तो वो बनती रहेगी. तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए. सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट टास्क है उनको डिटरमाइन करना है, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना है. हमारे जो इम्पोर्टेंट टास्क है उनको हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी है और भी अर्जेंट. यहाँ दो की वर्ड है, एक अर्जेंट एक इम्पोर्टेंट. अर्जेंट से आप क्या समझते हैं? सर अर्जेंट ये बात तुमने कीवर्ड किया अर्जेंट इम्पोर्टेंट. अगर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं ना तो किसी भी बग की सीवियरिटी और प्रायोरिटी होती है. सीवियरिटी जैसे कोई किताब है, इस किताब में स्टीफन आर कॉनवे की जगह कुछ और नाम छप के आ जाए तो उससे इस किताब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है. देखो किताब का कोई क्रेडिट कोई और ले जाएगा. और मान लो सब कुछ सही छप जाए और अंदर प्रिंट के कुछ पेजेस गायब हो. तो सेम क्वेश्चन तेरा वाला है कि जो अर्जेंसी है वो किताब के पन्ने हैं कि पन्नों में पूरा मैटर आए, चीज़ पूरी कम्युनिकेट हो. लेकिन इंपॉर्टेंस कीप चेंजिंग. जैसे उसे बताया ना कि तेरे गोल्स बदलते हैं, वैसे इंपॉर्टेंस भी बदलती है. शायद आज जैसे तुमने वो पूछा था कि भाई घर पे हल्ला मचाएगी कि पार्टी में नहीं आया, यहाँ बहुत हल्ला मचाएगा, सारा काम नहीं करता है. तो माहौल देख लो, मार्च चल रहा है तो घर का ऑफिस का काम देख लो. वही उसने आपको सिर्फ एक सेंट्रिक नहीं होना, उस टाइम पे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बेनिफिट क्या है, वो चीज आपको कंसीडर करके डिसीजन लेना है. मतलब अर्जेंसी जो है वो फिक्स है, इम्पोर्टेंस इज सब्जेक्टिव. ठीक है. तो अर्जेंट मतलब अगेन यू हैव टू चेंज योर थॉट्स. वो थॉट्स वाला पता है आप बोल रहे थे ना. अगर आप इम्पोर्टेंस हमेशा क्या अर्जेंसी क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज समटाइम्स यू हैव नॉट एक्टेड व्हेन इट वाज टू बी एक्टेड. यस सर. समटाइम्स अर्जेंसी क्रिएट होती है. वही अभी डिस्कस करेंगे. वी आर एवरीडे इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस करोगे तो अर्जेंसी आएगी नहीं. दैट इज व्हाट इट इज डूइंग. तो उल्टा ही ले रहा है. अभी नहीं इम्पोर्टेंस पे जो है ना, इम्पोर्टेंस पे सर अर्जेंसी इज ऑलवेज देयर. अर्जेंसी इज ऑलवेज देयर.
कोई फाइल 2 महीने पहले इनिशिएट होती है, अभी वही urgency फाइल discuss इंपॉर्टेंट कर रहे होती है, वो फाइल 2 हफ्ते पहले इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद 2 दिन में urgent हो जाती है। चलिए सर, वही चीज अभी हम डिस्कस करेंगे इसी हैबिट में कि अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस क्या है। अर्जेंट का मतलब है कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, अभी तुरंत। इम्पोर्टेंट मतलब अभी नहीं लेना, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप इम्पोर्टेंट चीजों पर अगर फोकस नहीं करोगे ना, एक टाइम जाके वो अर्जेंट बन जाएगी। पहले इंपॉर्टेंस है, फिर अर्जेंसी है। तो इसके लिए ही सर अपना जो टाइम है और एनर्जी है इंपॉर्टेंट थिंग्स पे लगाएं पहले, ताकि वो अर्जेंट ना बने। तो अभी हमने देखा होगा, अपने हैं उनको देखते हैं हम, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, हर चीज़ के लिए कोई बॉस बोलता है या क्लिक बोलता है, कोई भी काम है हाँ यस 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 कर देंगे, बट वो हमें अब एक लेवल पे आगे उसको नो भी बोलना पड़ेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अर्जेंसी है कि नहीं है, किस लेवल पे वो वर्क है कि नहीं है। तो हर जगह हाँ ना बोलें, उसकी लेवल देखें कि उस टास्क की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हाँ और ना डिसीजन लेना आपको। तो एक नो बोलना भी सीखिए साथ में कि हाँ नहीं, अभी नहीं, थोड़ा बाद में। और आपकी ना में भी उतनी शक्ति है जितनी आपकी हाँ में है। तो यहाँ पे हमने 2 वर्ड लिए थे, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। इन 2 वर्ड्स को लेते हुए हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। हम जितने भी काम अभी कर रहे हैं या आगे करेंगे, जो भी इतना हुआ वो इसी मैट्रिक्स में आएगा, इन्हीं 2 वर्ड्स के आगे पीछे घूमेगा। तो सर जैसे भी आप डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंस, नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, मतलब इस तरह के टास्क जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे किसी का कोई हेल्थ क्राइसिस है, किसी का कोई डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स है, और कोई मेरे पास जैसे एग्जामिनेशन है, उसकी डेट निकल गई 5 दिन बाद में, जिसमें जहाँ पे टाइम की बाउंड है कि मुझे 5 तारीख तक करना है या 10 तारीख तक करना है या 15 तारीख तक, जहाँ की टाइम बाउंड है और वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम भी है और प्लस इंपॉर्टेंट भी है, तो दैट इज क्वाड्रेंट 1। लाइक क्राइसिस हम देखेंगे, जैसे कोविड का क्राइसिस आया था, हम सबने देखा, फेस भी किया, तो उसमें एक ऑक्सीजन के लेवल का आया था कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, क्राइसिस आया था बहुत ज़्यादा। तो हमारी आइडियल कंपनी ने अगरसेन हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट किया और विद इन आई थिंक 7 to 10 डेज में हमने एक सेटअप रेडी कर दिया था। तो वो इम्पोर्टेंट भी था और अर्जेंट भी था, क्योंकि क्राइसिस ऐसी थी कि हमें ऑक्सीजन लेवल चाहिए था उस टाइम पे। तो विद इन दैट्स वो लाइक करा था क्वाड्रेंट 1 में, अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी। तो क्राइसिस और डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट को हम लाइक करते हैं क्वाड्रेंट 1 में। तो आपको वो सेग्रेट करना पड़ेगा कि वो टास्क क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, नहीं है, वो चीज़ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। क्वाड्रेंट 2 इज नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज है, लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग है, कोई पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है या रिलेशनशिप बिल्डिंग है। एक एग्जाम्पल से हम देख इसमें समझते हैं। जैसे हम आईजीएल में प्रिवेंटिव एक्टिविटीज करते हैं। प्रिवेंटिव एक्टिविटीज क्यों करते हैं? प्रिवेंटिव एक्टिविटीज ऐसे हम करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, वो क्यों करते हैं? मतलब बेसिकली अगर प्रिवेंटिव नहीं करेंगे, जैसे बोला ना कि बाद में अगर हम चीज़ें इंपॉर्टेंट को डिले करते हैं तो अर्जेंट बन जाता है। तो सिमिलरली अगर हम प्रिवेंटिव एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो वो हमारे ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन का मतलब है कि उसने कंप्लेन ले ली, हमें तुरंत एक्शन लेना है, अर्जेंट वो अर्जेंट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम डेली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में प्रिवेंटिव एक्टिविटीज करते रहेंगे तो मेरा नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मेरा कम होगा। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन का मतलब ये हो गया कि मेरा क्वाड्रेंट 1 श्रिंक होगा। तो जैसे जैसे मैं क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करता जाऊंगा, मेरा क्वाड्रेंट 1 अपने आप श्रिंक होता जाएगा। और भी एग्जांपल इसमें जैसे पर्सनल ग्रोथ, जैसे कोई भी, जैसे हम ले सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी, जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गया। क्या फायदे इसके? अगर मैं जिम और एक्सरसाइज अभी नहीं करूँगा, अभी तो फिट हूँ, लेकिन जिम और एक्सरसाइज अगर नहीं करूँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा वेट बढ़ जाएगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, शुगर और भी बहुत सारी बीमारी चलेगी। अगर मैं अभी से फिजिकल एक्सरसाइज और जिम वगैरह करने लगे तो मेरी जो हेल्थ है वो हमेशा इंप्रूव रहेगी, बेटर कंडीशन में रहेगी। तो मैं फिजिकल एक्सरसाइज अगर जिम वगैरह करूँगा तो मैं ऑलवेज फिट रहूँगा, तो मेरे हेल्थ क्राइसिस वगैरह जो होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का ये है कि क्वाड्रेंट 2 में हमें फोकस करना है। अगर क्वाड्रेंट फोकस में हम जैसे ही अपना टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे, क्वाड्रेंट 1 अपना श्रिंक होता जाएगा, कम हो जाएगा और आप क्वाड्रेंट 2 में लाई आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ये आता है आपका क्वाड्रेंट 3। अब ये क्या है? इट्स अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। आप इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, यार मैं ना इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे अर्जेंट आपकी हेल्प चाहिए। मतलब आपका दोनों का सेम है, आप सेम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो अलग कंपनी में है, बट दोनों का सेम लेवल है, सेम चल रहा है आपका। तो वो आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या रहेगा? फ्रेंड अच्छा तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, वो गलत क्वाड्रेंट में आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो तो भी इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेंड की इमरजेंसी है तो फिर वो भी इम्पोर्टेंट है ना। वो अर्जेंसी आपके फ्रेंड के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपकी उस टाइम फैमिली होती है, तो फिर वो सब्जेक्टिव हो गया। हाँ,
तो वो अर्जेंट आपके फ्रेंड के लिए आपके लिए, क्योंकि वो आपका नहीं है, आपके फ्रेंड का है। तो इस केस में वो क्वाड्रेंट 3 में आ गया। जो तुम्हारा पहला एग्जांपल था इंटरडिपेंडेंस, वो इसी से चलता है। तो इंटरडिपेंडेंस भी अगली बार वो नहीं उठाएगा। कौन नहीं वो इम्पोर्टेंट टास्क आपके लिए अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है वो। आप वो फैमिली आप फैमिली टाइम के बाद कुछ कर सकते हो, एट ए टाइम नहीं कर सकते आप हेल्प चीजें हम बना नहीं कर रहे, बट उस टाइम पे जो फैमिली टाइम दे रहे हैं उस टाइम के लिए वो आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट हो गई है। अर्जेंट टास्क आपके फ्रेंड के लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर बाद फैमिली टाइम हूँ, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। हेल्प करने की मना नहीं किया गया, आप हेल्प कीजिए, फ्रेंड है आपका। तो नेक्स्ट आता होगा क्वाड्रेंट 4। अब ये क्या है, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। अब कुछ होता है लेवल जब खाली बैठे यार मूवी देख ली, चलो गाने सुन लिए, कुछ कर लिया, तो वो दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो क्वाड्रेंट 4 में लाइक करता है। तो बेसिकली हम इसमें कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं आप क्वाड्रेंट 2 में लाइक कीजिए, ताकि आपकी क्वाड्रेंट 1 जो अर्जेंट है और नॉट क्राइसिस वाला चीज वो हट जाए, एक्सचेंज हो जाएगी। क्वाड्रेंट 2 अगर आप करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिट है हर लेवल पे। पर्सनल हो गया, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई, आपकी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज हो गई। तो अभी आपने जैसे कोई एक्टिविटी लिखी होगी, कोई भी एक्टिविटी राहुल आपने लिखी, क्या लिखा एक्टिविटी? हमने जो फर्स्ट आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, कोई एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो बेनिफिशियल। पर्सनल में लिखा था मैं म्यूजिक फील्ड में फेमस होना चाहता हूँ। म्यूजिक फील्ड। और प्रोफेशनल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उससे ज़्यादा तो हम बन नहीं सकते। तो आप क्या सोचते हैं, आप कौन से पार्टनर में लाइक करोगे इसके लिए? ये तो मैंने वर्कआउट किया था, तो दोनों के लिए वैलिड है वर्कआउट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा वर्कआउट। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, स्टार्टिंग से करो। अगर आप एट ए टाइम बोलो कि मैं अभी बन जाऊं, मैं सिंगर बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। प्रिवेंटिव एक्टिविटीज सेकंड क्वाड्रेंट में, हां पर्सनल आपको सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि आप स्टार्टिंग कहां से करो, किस लेवल पे जाके करोगे। अगर आप बोलोगे अभी एमडी बन जाऊं तो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए एमडी मैंने सोचा भी नहीं। एमडी बन भी नहीं सकता। जो सोचा जो पॉसिबल है वही थोड़ी इसी कंपनी बनना है। तो उसके लिए भी आपको नीचे लेवल से आप जो अपना फोकस रखोगे, धीरे धीरे करके बढ़ाओगे। अगर आप आपके गोल्स ही नहीं है तो आप अचीव नहीं कर पाओगे वो चीज कि आपको डायरेक्ट जाके कोई उस चेयर पे बिठा दे कि बैठ जाओ, एमडी बन गए या डीसी बन गए, व्हाटएवर। तो वो चीज देखो आप क्वाड्रेंट 2 में ही आओगे। अब आप किसी और ने कोई ऐसी एक्टिविटी लिखी हो, स्पोर्ट्स भी इसी में है, पर्सनल ग्रोथ, फिजिकल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो मेन मोटा जो मोटिव है कहने का कि अगर हमने ऐसे सपोज करो हमने 90% काम ऐसा किया हो, मतलब हमने अपने प्रिवेंटिव पे कभी ध्यान नहीं दिया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कभी ध्यान नहीं दिया, तो हमने क्या किया 90 हमारा एट टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपना 90% टाइम कहाँ लगाएंगे, क्वाड्रेंट 1 में। मतलब सुबह फ़ोन बजा 9 बजे, यार ये भी अर्जेंट है इंपॉर्टेंट, आधे घंटे बाद फिर से फ़ोन, यार ये भी अर्जेंट है इंपॉर्टेंट। मतलब सारे काम अगर ऐसे आने लग गए तो फिर क्या होगा, हेडेक, स्ट्रेस बढ़ेगा। तब ये जब सारी क्वाड्रेंट 1 में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, तब एक टाइम ऐसा होता है कि मतलब सब हम एग्जॉस्ट हो गए। उस टाइम जो आपके दिमाग में जितनी भी एक्टिविटीज आती है ना उसके बाद में वो सारी क्वाड्रेंट 4 में आएंगी, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। मैं कुछ एक एग्जांपल, जैसे किसी ने टबाको कंजप्शन शुरू कर दिया, कुछ अल्कोहलिक, कुछ सिगरेट वगैरह, उस तरह की चीज़ें वो सारी अपनी क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। और जो भी एक्टिविटी क्वाड्रेंट 4 में हम करेंगे वो अल्टीमेटली आपके क्वाड्रेंट 1 को वापस से बढ़ाएंगे। जैसे हेल्थ इशू भी, हेल्थ, क्योंकि टबाको अल्कोहलिक करेंगे तो फिर वापस से मेरी हेल्थ जाएगी, वापस कम हेल्थ डाउन होगी और मेरा क्वाड्रेंट वापस से और बढ़ता जाएगा। और ये तभी रुकेगी जब तक अंत ना हो जाए, मतलब इंसान। एक वीडियो है, हम एक वीडियो लेते हैं। अभी आपने इस वीडियो में देखा तो बोला गया अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाहर गए हैं प्ले करने के लिए, घूमने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उसी टाइम पे आपको याद आता कि यार वो टास्क भी था, ही करना था, तो अब वो दिमाग आपका ध्यान जो है टास्क पे भी रहेगा और खेल में भी रहेगा। तो इधर का खेलना भी आपका खत्म हो गया और टास्क भी पूरा नहीं हुआ। तो पहले अगर आप टास्क पूरा कर लेते उसके बाद अपने फ्रेंड्स से जाते आउटिंग के लिए तो टाइम ज़्यादा था। तो वही चीज़ बोली गई है कि थिंग्स फर्स्ट। तो वो चीज़ इसके अंदर बोली गई, वही हमें अपने जो रेगुलर डेली रूटीन है उसमें फॉलो अप करना है। सर दिस इज द टी, तो टी ब्रेक, तो आप किस सोच में सोचते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कॉफी लग रही है वैसे। Which quadrant? Quadrant 1, 3, Second quadrant. This is important but Not not urgent. 3. थोड़ा आगे हम फ्रेश रहेंगे, अगर टी ब्रेक लेते हैं तो आगे की जो बात है और अच्छे से सुन पाएंगे। So let's have a tea break. Which quadrant?
Not urgent, but important. That's a very break. Thank you. We have studied 3 habits. First, be proactive, begin with the end in the mind, put first thing first. These 3 habits are self-mastery, self-dependence. मतलब we are at the stage of independence. Now next 3 habits we will describe about the professional life, मतलब family relation के about में. So being interdependence, we will describe the next 3 habits. For achieving interdependence, author Stephen Covey described the 3 major paradigm to achieve the interdependence. First is the emotional bank account. Second is the laws of love and the laws of life. Third is the P problems or PC opportunities. So first, इमोशनल बैंक अकाउंट. इमोशनल बैंक अकाउंट मतलब अपने जो भी रिलेशनशिप होते हैं उसके बीच में एक अकाउंट होता है, लाइक है फाइनेंशियल अकाउंट, जहाँ हम पॉजिटिव एक्ट्स उसमें डिपॉजिट करते हैं तो पॉजिटिव डीड से हमें वापस रिटर्न में मिलते हैं. जैसे एग्जांपल, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड क्या है, मदर की बहुत केयर करता है, तो वाइफ उसके लिए क्या करती है, उस मदर की हर जो भी उसकी नीड्स होती है उसको केयर करती है. तो वाइफ क्या करती है, हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में वो उसको पॉजिटिव डीड्स ऐड करी है मदर की केयर करके. रिटर्न क्या ले रही है, वो उससे रेस्पेक्ट और गुडविल ले रही है. तो जब इमोशनल बैंक अकाउंट है, वहाँ पर पॉजिटिव डीड्स दोगे तो पॉजिटिव वापस मिलेगा अपन को. तो ऑथर डिस्क्राइब द 6 मेजर डिफिकल्टीज. फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स. मतलब फर्स्ट, हर पर्सन की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो इंटरडिपेंडेंस बनने के लिए हमें सबसे पहले हर इंडिविजुअल की अपन को नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. सेकेंड है अटेंडिंग द लिटिल थिंग्स. कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालती है लाइफ में, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ही हम इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ पाएंगे. थर्ड इज कीपिंग कमिटमेंट्स. ऐसा नहीं कमिटमेंट कर दिया तो बाद में अपन पूरा नहीं किया, तो अपने कमिटमेंट से कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो ही हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाएंगे किसी के साथ. फोर्थ है क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन. ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि यार उसने समझ लिया होगा कि मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अपने गोल्स और अपने एक्सपेक्टेशन सामने वालों को क्लैरिफाई करने चाहिए. शोइंग पर्सनल इंटीग्रिटी. कोई डेडलाइन सेट किए तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही उस पर अडिग नहीं है, मतलब खुद को भी उसको अपनी डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी. और अपोलोजाइज सिंसियरली. कभी कभी गलतियाँ हो ही जाती है, तो हमें अपोलोजाइज भी करना सीखना चाहिए. सेकंड इज द लॉ ऑफ लव, द लॉ ऑफ लाइफ. मतलब वी शुड लव अनकंडीशनली. कई बार होता है ना, हम बच्चे को बोल देते हैं आप 80% मार्क्स लाओगे तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, तो उसमें क्या होता है, टारगेट सेट हो जाता है 80% की लाने, तो ही मतलब उसका टारगेट फिक्स है, 80% पे ही वो फिक्स हो जाएगा. अगर आप अनकंडीशनल रखोगे, मान लो, तो हो सकता है उससे बेटर मार्क्स लाए. तो बेस्ट एफर्ट्स के लिए आपको हमेशा अनकंडीशनल लव के लिए लव करना चाहिए. थर्ड इज, जैसे बंसल ने बताया था, पी प्रॉब्लम्स आर पीसी अपॉर्चुनिटी. मतलब पी मतलब प्रोडक्ट और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. तो आप इन दोनों को बैलेंस रखोगे. आपने कहानी सुनोगे ना, किसान और सोने की मुर्गी देती है, वो अंडा देती है, तो डेली अंडा देती थी, तो तब तक वो खुश था, उससे लालच आया एकदम कि यार इससे सारे अंडे एक साथ निकालने हैं, तो उसने इसे काट दिया, तो अल्टीमेट क्या हुआ, उससे कुछ नहीं मिला. तो यही होता है, मतलब आपके पास 2 जो पर्सन है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है. ऐसा नहीं होगा कि वो सारे रिजल्ट वही 2 लोग दे दें, तो एक उन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन. थिंक विन विन क्या है, एक फिलोसॉफी है ह्यूमन इंटरेक्शन. मतलब वी बोथ will work together and we will both get beneficial. It is a thing win-win. अगर कोई भी एक पक्ष हारता है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों पक्ष हारते हैं अल्टीमेटली. लॉन्गर लाइफ में क्या होगा, दोनों पक्ष हार जाएंगे. There are 6 philosophy of human interaction. जब अपन किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो 6 कैसे बनते हैं इस टाइप के. तो विन-विन इसमें क्या होता है, we both will work together and will both get beneficial. जैसे एग्जांपल था, अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए थे यूएस में, तो एलन मस्क ने पूरा सपोर्ट किया इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को. अल्टीमेटली क्या हुआ, वो इलेक्शन में जीत गया, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने उसको डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया. तो दोनों में क्या हुआ, दोनों ने मिलकर काम किया और दोनों के बेनिफिशियल. तो ये होगी थिंक विन विन सिचुएशन. एक होती है थिंक विन लूज. मैक्सिमम जो होता है अपन इसी में जी रहे हैं सब, मैं जीत जाऊँ और का हो ना हो, कुछ हो मुझे पता नहीं है. जैसे क्लास में रैंक आती है, तो फर्स्ट रैंक भी किसी एक की आएगी, तो एक ही बंदा जीतेगा, बाकी हार जाएंगे. कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, 2 पार्टीज हैं, तो एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, डेफिनेटली वो विन लूज सिचुएशन है. थर्ड है लूज विन, आई लूज यू विन. जैसे इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं अपन, जैसे मान लो सैटरडे को कोई अपॉइंटमेंट फिक्स है आपको कुछ पेन हो रहा है, तो आपने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और लीव अप्लाई की हुई सैटरडे की. फ्राइडे को आपके पास बंदा आता है
वो बोलता है यार मेरे तो शादी है, मुझे जाना है, वो आपको कन्विंस इस तरह से कर लेता है, आप सही हो, आपकी अर्जेंसी है, पर फिर भी कन्विंस कर लेता है आपको छुट्टी के लिए। तो वो क्या हुआ, लूजिंग सिचुएशन। काम आपका अर्जेंट था बट आप उससे कन्विंस हो गए, फिर भी वो केस हो गया लूजिंग सिचुएशन का, लूज लूज। इसमें सबसे बेस्ट वर्स्ट कंडीशन है ये। इसमें क्या होता है, रिवेंज वाली कंडीशन होती है, रिवेंज, आप रिवेंज लेते हैं कि मैं तो हारूंगा, मैं तो देखूंगा, तुझे भी देख लूंगा मैं। रिवेंज में करते ना, मेरा तो होगा, देखा जाएगा, तुझे देख लूंगा मैं। विन ये किसी से रेस्पेक्ट में नहीं है। जैसे अपन ने विन सिचुएशन में क्या होता है, आपकी जेई एडवांस में है 10,000 रैंक है, तो वहाँ क्या होता है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड रैंक लाएंगे तो किसी को बाहर होना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि सीट फिक्स है 10,000 फिक्स। पर सी एग्जाम में क्या होता है, वहाँ आपको 200 मार्क्स लाने हैं, आप किसी से रिलेवेंट नहीं है, आपको 200 मार्क्स आए, आप क्वालिफाई हो गए तो आप जीत गए। तो ये कैसे सी एग्जाम वाला कि आप विन सिचुएशन, किसी के रेस्पेक्ट में आप बात नहीं कर रहे हैं, आपको अपने टारगेट दिए, आपने पूरे कर लिए, आप जीत गए। विन विन ऑन नो डील लास्ट। कई बार होता है अपन ऐसे केस में पहुंच गए जहाँ अपन को बेनिफिट, किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो पर उस केस में क्या करेंगे, हम डील नहीं करेंगे, तो फॉरगो द डील। बेस्ट कौन सा तुम्हारे हिसाब से? So I will describe the next. अब which program is best? तो डेफिनेटली दो मिलके लोग काम करेंगे और दोनों बेनिफिशियल होंगे, तो विन विन सिचुएशन इज द बेस्ट सिचुएशन। अब ये बेस्ट हो गए, कैसे अचीव कैसे करना है, इसके लिए ऑथर ने 3 कैरेक्टर डिफाइन किए हैं। इंटीग्रिटी, फर्स्ट है इंटीग्रिटी, तो यू शुड बी इंटीग्रेट, मतलब खुद की आपकी सेल्फ कीपिंग, आपको कमिटमेंट पूरे करनी चाहिए अपने आपके काम में, और कहने में अंतर नहीं होना चाहिए, आप हॉनेस्ट होने चाहिए, आपकी खुद की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जो आप बार-बार देखो किसी बुक्स में जो 2 वर्ड्स जो है ना हमेशा कॉमन है, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। ये हमारे अपने घर के फिलॉसफी में यही सिखाई जाती है, जो वैल्यू सिस्टम है हमारी, इसमें जो पहला 2 वर्ड है वो यही है। अगर किसी की वैल्यू सिस्टम घर में जो सिखाई जाती है, बच्चों को जो आपके घर में ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग ही बोलते हैं उसको, जो सिखाते हैं, और ये वैल्यू सिस्टम ना कभी चेंज नहीं होती है। वो आपने बचपन में अपने बच्चों को सिखा दिया या आपके पेरेंट्स ने आपको सिखा दिया, वो बहुत अच्छी चीज होती है, और वही वैल्यू सिस्टम आपके यहाँ चलेगा हमेशा। और उसमें जो 2 की वर्ड्स हैं, कंपनी का रिलेशनशिप हो, या आपके फैमिली रिलेशनशिप हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, उसमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये 2 की वर्ड्स को अगर आपने कब्जा कर लिया, बाकी आप थोड़ा बहुत इधर-उधर भी करोगे ना तो चलेगा, लेकिन ये 2 चीज अगर आप हमेशा मेंटेन करते हो, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी सिर्फ पैसे से नहीं होती, ऑनेस्टी आपकी कमिटमेंट की भी होती है, ऑनेस्टी आपके बातचीत में भी होती है। इंटीग्रिटी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है, इंटीग्रिटी का मतलब कि जो हम कर रहे हैं उसमें एकदम आप एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो अगर ये 2 चीज़ों को आपने कमांड कर लिया अपनी लाइफ में ना, तो योर लाइफ विल बी वेरी वेरी स्मूथ ऑलवेज विथ एवरीबॉडी। या सेकेंड प्रैक्टिस है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या है, कहाँ आपको अपने पॉइंट रखना है, कहाँ दूसरे की बात सुननी है, मतलब करें जो कंसिडरेशन का बैलेंस होता है मैच्योरिटी। थर्ड है अबंडेंस मेंटालिटी। ऐसा नहीं है मतलब एक डील हार गया तो सब कुछ हो गया खत्म, ऐसा भी नहीं होता है। दुनिया में बहुत कुछ है पाने के लिए, बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, तो अबंडेंस मेंटालिटी होने के लिए होना चाहिए अपन को। एक मैट्रिक्स दी हुई है, करेज मतलब अपनी बात रखने का तरीका, और कंसिडरेशन मतलब सुनने की कैपेबिलिटी। अगर आप में करेज नहीं है अपने पॉइंट रखने के लिए और सुनने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या हो, हमेशा लूज लूज कंडीशन में रहोगे, कभी भी मतलब ना अपने पॉइंट रख पाओगे ना किसी को कुछ कह पाओगे। ये एक है, अगर अपने पॉइंट रखने की पावर है और सुनने की पावर नहीं है, तो अपने पॉइंट रखते रखते आप जीत जाओगे, तो है विन लूज कंडीशन। थर्ड है लूज विन, मतलब आप किसी की सुन रहे हो, अपने पॉइंट रख नहीं पा रहे हो किसी टाइम पे, तो है लूज विन सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन है आप करेक्ट टाइम पे अपने पॉइंट भी रख पा रहे हो, करेक्ट टाइम में किसी को सुन भी पा रहे हो, ये है विन विन सिचुएशन। इसका एक एनालॉजी यही है, माइथोलॉजी के हिसाब से है, वो है कि आप गणेश जी का देखिए, उनका कान बड़े हैं, मुंह छोटे हैं, सबसे प्रथम भगवान है हमारे हिसाब से। तो क्यों है, आप ज़्यादा सुनिए और बोलिए भी कम। सुनने की कैपेबिलिटी, अगर हियरिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर में है, और जैसे जैसे आदमी मैनेजमेंट को ऊपर जाता है, वैसे वैसे हियरिंग कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। जितना आप सुनेंगे किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि आप तो डिसीजन ले रहे हो ना, तो आपको सुनना पड़ेगा। सुन के आप डिसीजन जो देना चाहिए, तो आपके कान बड़े होने चाहिए। जैसे जैसे आप हायर ऊपर जाएंगे, तो वैसे वैसे आपको सुनने की कैपेबिलिटी आपकी और अच्छी होनी चाहिए। To achieve thing win-win, author suggested
few strategies we will discuss one by one. Consider the other party. मतलब अदर पार्टी के गोल भी ध्यान में रख के ही आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो अदर पार्टी को भी कंसिडर करके ही आप किसी कॉमन गोल पे पहुंच पाएंगे. बी ऑब्जेक्टिव कई बार होता है कि अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि अपन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा अपने एक्सपेक्टेशन को इवेल्यूएट करना चाहिए. थर्ड इज वर्क टुगेदर. दोनों मिलके ही अपन किसी कॉमन गोल पे पहुंच पाएंगे, तो हमेशा वर्क टुगेदर. थिंक क्रिएटिविटी. कई बार किसी कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो किसी अपोजिशन पार्टी को भी हेल्प करनी चाहिए कि वो अपना ऑब्जेक्टिव वापस रिवैल्यूएट करे. हैव एन अवेयरनेस माइंडसेट. मतलब ऐसा नहीं है कि डील में 2-4 पॉइंट होते हैं, कोई 2 पॉइंट आगे जीत गया तो इसका मतलब नहीं डील खत्म हो गई. हमें बात के लिए भी भाई हाँ अभी और पॉइंट है, वहाँ अपन आगे बढ़ सकते हैं, तो अवेयरनेस माइंडसेट होना चाहिए. देन इज रिलेशनशिप. कई बार डील नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, उस डील को छोड़ देते हैं. अपने रिलेशनशिप को हमेशा मजबूत रखने के लिए इस डील को नहीं करने को बेटर है. एक एग्जांपल है, सेल्फ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. 2 डंकी हैं, पहले दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, पर बाद में उन्होंने क्या किया, दोनों बैठे एक डिसीजन लिया कि हम कैसे अपन को गोल को अचीव करना है. तो फर्स्ट दे ईट, दो बोथ goes this side, they eat the grass, then later they goes this side and eat the grass. एक famous saying है writer की, believe in the third alternative. It is not your way, it is not my way, it is a better way. Thank you Pankaj for describing habit 4. Now we will move on to habit 5, which is seek first to understand then to be understood. मतलब पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं. So as we all know, communication is the key to create win-win situations in life. In this habit, the author tells us how to communicate with others in order to influence them. So this habit has 2 parts. That is, seek first to understand, and then make yourself understood. So in order to understand others, what to do? That is empathic listening. Now, what is empathic listening? Empathic listening is the listening with intent to understand the feeling behind the statement of the speaker. You have to understand the feelings of the speaker. So, empathy is not sympathy. That is, you are not agreeing with the speaker. आप उनकी बात मान नहीं रहे हैं, आप उनकी बात समझ रहे हैं. So, it is not sympathy. It does not mean to agree with someone, rather to deeply understand the person. So empathic listening enables us to turn transactional opportunities into transformational opportunities. Now how will you exercise empathic listening? अगर आपने नोटिस किया होगा, हम लोग जब बात करते हैं या सुनते हैं तो हम इनमें से कोई भी 4 चीज कर रहे होते हैं किसी की बात सुनते हुए. That is, we evaluate, we agree or disagree. हम सुनने वाले से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या we probe. That is, we ask questions from our own perspective, or we advise. We advise according to our own experience, or we interpret based on our own motive. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम 3 Idiots मूवी में देखते हैं. जब वो फरहान अपने फादर से बोलता है कि that he does not want to do engineering, तो उसके फादर का क्या रिएक्शन होता है? वो सीधा बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? That is, he evaluates, he disagrees. उसके बाद बोलता है कि कौन तुम्हें ये सब पढ़ा रहा है? That is, he probes from his own perspective, क्योंकि उसने खुद अपनी लाइफ में किसी और की वो सीख को पढ़ा होगा. So ये सब चीजें हम करते हैं नॉर्मली. Instead of this, what we should do is empathic listening. Now empathic listening involves 4 developmental stages. ये क्या है 4 developmental stages? That is, mimic the content. जो स्पीकर बोल रहा है उसके कंटेंट को मिमिक कर दो, वही रिपीट कर दो. दूसरा स्टेज है रिफ्रेज द कंटेंट, उसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेज कर दो. तीसरी स्टेज है रिफ्लेक्ट फीलिंग, उसको रिफ्रेज के साथ साथ अपनी फीलिंग भी उसमें डाल दो. और फाइनल जो स्टेज है वो है रिफ्रेज द कंटेंट एंड रिफ्लेक्ट द फीलिंग. मतलब अपने वर्ड्स में रिफ्रेज करके उसकी फीलिंग्स जो वो बोलना चाह रहा है उसकी फीलिंग भी उसमें डाल दो. So, इससे क्या होता है, क्या इसके पीछे की साइंस क्या है कि जब आप रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं उसकी फीलिंग्स को, तो उसको एक साइकोलॉजिकल एयर मिल जाती है. वो अपने आप को समझाने के लिए, जो स्पीकर अपने आप को समझाने के लिए लॉजिकल उसमें स्विच कर जाता है.
और एक लॉजिकल बंदे को समझाना बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू एन इमोशनल वन। तो विदाउट नेमिंग द पर्सन, अगला बार ये ट्राई करना। सर मूवीज़ का एक फेमस डायलॉग है, काश तुमने मेरी वो बात सुनी होती, चाहे वो टाइम के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में हो, या किसी भी कंटेक्स्ट में हो। तो एम्पैथिक लिसनिंग इसी पे फोकस करता है कि आपको कैसे सामने वाले को सुनना है। नॉर्मली हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, नॉर्मली जो भी है, हर एक आदमी या तो रिफ्लेक्सिव होता है या फिर इंटरेक्टिव होता है। कोई भी एम्पैथिक होना, बहुत ही रेयर पर्सन होते हैं जो एम्पैथिक लिसनिंग करते हैं। आप किसी से भी बात करते हैं तो आप कोशिश यही होती है कि आप इंटरेक्टिव हों, आप उसकी सुने, आप उस पर बोले, अपने विचार रखें और फिर उससे बात कंटिन्यूएशन हो। जबकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है आपके सबसेट में आता है कि नहीं आता है, आपके माइंड जो आपका पैराडाइम है उसके सबसेट में आता है कि नहीं आता है, ये आपको नहीं पता। एग्जाम्पल आप अपने बच्चों को देख लीजिए, आपके बच्चे शुरुआत में उनके पास बताने के लिए, जब छोटे होते हैं तो उनके पास बताने के लिए बहुत बड़ी स्टोरी होती है। आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन उनसे करेंगे, उस पर वो एक लंबा सा भाषण दे देंगे और आप उन्हें सुनेंगे भी, क्योंकि आप उस समय उसके पैराडाइम में घुसते हैं। आप उसको सुनने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो बोलना क्या चाहता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो एक लाइन का वर्ड देता है, एक लाइन में आंसर देता है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, आप कोशिश करते हो कि हम उसके पैराडाइम में न जा करके वो हमारे पैराडाइम में आ जाए। अगर वो कोई बात आकर बताता है घर में कि पापा मेरे साथ ये हुआ, तो आप सोचते हो, उससे रिलेट कर लेते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो आप उसके कंटेक्स्ट में उससे फिर बोलते हो हाँ ठीक है ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। या फिर आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल या किसी की भी स्टोरी से उसे कंटेस्ट कर लेते हो कि उसके साथ भी ऐसा हुआ, तो हो सकता है यही इसके साथ भी, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है उसकी स्टोरी कुछ और हो, तो उसके साथ में उसके पैराडाइम में जा करके, उसके दिमाग में घुस करके उसको पूरी तरह से सुनना जरूरी है। इसमें एम्पैथिक लिसनिंग में यही एक मैसेज दिया है इस ऑथर ने कि आप उसके साथ अपने आप को अलाइन करें किसी भी पर्सन के साथ और उसकी बात को एब्जॉर्ब करें। नाउ आपने उसकी बात समझ ली है, अब आपको अपनी बात समझानी है। दैट इज यू हैव टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड। So in order to make yourself understood, you have to present your ideas by keeping three things in mind. Those are ethos, pathos and logos. What are these three things? These are three Greek words. Ethos means your personal credibility, your emotional bank account with your audience. So emotional bank account की बात हमने habit 4 में भी की थी. That is, ये एक दिन में build नहीं होता, ये डे बाय डे बिल्ड करना पड़ता है। आपकी ट्रस्टवर्दीनेस, आपका जनरल बिहेवियर इसमें काउंट होता है। सेकंड इज पैथोस, योर एम्पैथिक साइड, हाउ वेल डिड यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पर्सन, एंड देन कम्स लोगोस, दैट इज योर लॉजिक। फाइनली द थर्ड मोस्ट पार्ट इज लॉजिक। सो इफ यू प्रेजेंट योर आइडियाज बाय फॉलोइंग these three things in your mind, there are more probability that you will be able to influence your audience. Thank you. Now, habit 6 will be taken over by. जो मैंने पहले बोला था कि सुनने की कैपेबिलिटी अब पर्सनल क्रेडिबिलिटी कब कैसे बना सकते हैं? अगर आप उस चीज़ के मास्टर हैं, प्रोफेसर की बात क्यों सुनता है? क्लास में सब लोग शांति से सुनता है, क्यों सुनता है? उसका नॉलेज आप जानते हैं कि वो जानता है। तो अगर आप उन टॉपिकों पर बात करोगे जो मालूम ये फेंक रहा है, वो कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप उस टॉपिक पे बात करोगे, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लुइस, इज नॉट दैट आई कैन गिव यू एग्जांपल, ठीक है? अगर लुइस कोई बात करता है मीटरिंग के बारे में, तो सब लोग सुनेगा कि लुइस मीटरिंग के बारे में जानता है। लेकिन अगर वो कल को मार्केटिंग ऊपर ज्ञान देना शुरू करेगा तो कोई नहीं सुनेगा उसकी, क्योंकि उसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी है कि वो मीटरिंग का और इंस्ट्रूमेंटेशन का मास्टर है, सुन सकता हूँ कोई भी सुने। लेकिन अगर मार्केटिंग के बारे में बात करेगा उस लेवल पे, आई एम नॉट सेइंग उसको ज्ञान, अगर कोई उस लेवल पे बात करेगा तो शायद उसको उतना लोग सीरियसली ना लें, ठीक है? अभी राकेश अगर
आईएनसी और इसके बारे में बात करें, मार्केटिंग के बारे में, चाहे डोमेस्टिक मार्केटिंग के बारे में, चाहे एनसी मार्केटिंग, पीएनजी मार्केटिंग के बारे में, तो सबको मालूम है कि एक्सप्लॉयटर्स में भले आज वो डिपार्टमेंट्स इधर है, लेकिन इसकी नॉलेज लेवल बहुत हाई उस क्षेत्र में, तो सब इसकी बात सुनेगा। तो पर्सनल कैपेबिलिटी वही होती है, आपको अपनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। आपके पब्लिक को पता होना चाहिए कि लोग जस्ट बिकॉज यूर बॉस विल नॉट लिसन टू यू, सुनेगा भी तो इस कान से सुनेगा, इस कान से निकालेगा, लेकिन अगर पर्सनल कैपेबिलिटी है तो सुनेगा। होप आई एम राइट? नहीं, हमेशा राइट नहीं होता हूँ मैं। मेरे दिमाग में जो होता है वो बात करता हूँ। चलो। Good afternoon, everyone. I am Shivam. I will take you through habit 6. Before talking about the habit, this is the last habit that will conclude the path of independence to interdependence. So first, let's talk about all those habits that we have learned before. What were the first 3 habits that we have learned? Anyone? Be proactive. First things first. Begin with the end in mind. These 3 habits were the path from dependence to independence. What were the next 2 habits? And seek first to understand, then to be understood. Before starting this habit, I would like to quote a quote by George Washington Bush. When he became 41st President of United States in 1989, he started his presidential speech by saying this: "In crucial things, seek unity. In important things, seek diversity. In everything, seek generosity." This quote is self-explanatory. Let's talk about this habit. Synergy. What does this word signifies? Synergy मतलब हम समझते क्या हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन कुछ ऐसे है कि 1 + 1 = 3. अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो 1 + 1 = 3 तो एब्सर्ड हो गया. 1 + 1 = 2. बट होल पॉइंट ऑफ दिस हैबिट इज this equation 1 + 1 = 3 means whole is always greater than sum of its parts. अगर इसको और समझना है तो एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 पेड़ हैं. 2 पेड़ को अगर हम एक जगह लगा दें तो क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं? हमें लगेगा कि वो आपस में ही लड़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए. तो एक पेड़ ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, एक पेड़ कम ग्रो करेगा, ये हो सकता है. बट बायोलॉजिस्ट हैव स्टडीड कि ऐसा नहीं होता. जब 2 पेड़ को हम एक साथ लगाते हैं तो उनके जो रूट्स होते हैं वो नीचे जाके मिंगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों प्लांट्स की ग्रोथ ट्रिमेंडस होती है इन कंपैरिजन टू जब उनको अलग अलग लगाया जाता है. तो सिनर्जी यही है. द सम ऑफ द पार्ट्स इज ग्रेटर देन द होल. सिनर्जी doesn't happen on its own, it's a process. अगर हम बात कर रहे हैं कि सिनर्जी मतलब हैबिट ऑफ कोऑपरेशन, मतलब एक टीम में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो अपने आप तो होगा नहीं, हर किसी को उसमें योगदान देना पड़ेगा अपना अपना. सिनर्जी के ना कुछ सब क्लासिफिकेशन है. जैसे सिनर्जी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें टीम में सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा. अच्छा, सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? इसको एक ऐसे एक स्टोरी से समझ सकते हैं कि एक फैमिली रहती है, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. तो कमिंग डेज में एक लॉन्ग वीकेंड आना है, 5 to 6 डेज़ का लॉन्ग वीकेंड आना है. तो हस्बैंड एंड चिल्ड्रन हैव डिसाइडेड कि हम ना कहीं कैंपिंग पे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है घूमे हुए, क्योंकि ये वीकेंड काफ़ी दिन बाद आ रहा है. बट वाइफ का कंसर्न क्या रहता है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है. तो वो कहती हैं कि नहीं, ये जो लॉन्ग वीकेंड मुझे मिला है ये मैं अपने माँ के साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उनकी डेथ आज हो जाए कल हो जाए कुछ पता नहीं है इस चीज़ का. तो उनके फाइनल मोमेंट्स में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ. अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है. अब हस्बैंड कन्विंस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे तो घूमने जाना है, उसकी तो माँ है नहीं वो. तो वो उन्हें कन्विंस करता है कि इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है, आके चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है. तो वाइफ कहती है नहीं, आके जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल से 1-2 दिन के लिए जा पाऊँगी, तो वो नहीं हो पाएगा. अब यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो वाइफ हस्बैंड के साथ कैंपिंग पे चली जाए. अच्छा, अगर इस केस में माँ को कुछ हो गया
तो हस्बैंड की कहानी ख़त्म है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि वाइफ जो है अपनी माँ के पास चली जाए, हस्बैंड और बच्चे जो है वो कैंपिंग के लिए चले जाए, पर क्या ये फैमिली खुश रह पाएगी? वो वहाँ चले जाएंगे, वो वहाँ चले जाएंगे, दोनों अलग अलग चले जाएंगे तो सब कोई फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि सारे लोग माँ से मिलने चले जाए, तो इसमें पति कभी खुश रहेगा? मैं कहाँ कैंपिंग जाने वाला था, कहाँ मरीज के पास आके बैठा हूँ। तो इस केस में व्हाट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके हिसाब से? इन तीनों में कौन सा बेस्ट सिचुएशन होगा? थर्ड वन, मतलब सब माँ के पास चले जाएं, 2 दिन माँ के पास रहे, 2 दिन कैंपिंग करना। पर सर कैंपिंग तो पूरे प्लान तो लॉन्ग वीकेंड का है ना। क्वाड्रेंट 1 की एक्टिविटी होगी, माता जी के पास जाना ही पड़ेगा। जाने अच्छा, इन तीनों के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस चीज़ का? यही तो है सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन। एक साथ बैठ के हमें वो सॉल्यूशन ही तो निकालनी है जो बेस्ट पॉसिबल हो। कि यही तीनों हो सकती हैं सिचुएशन, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। तेज लॉन्ग वीकेंड के बाद छुट्टी ले सकते हैं, यू हैव सीयर बीयर्स एवरीथिंग। डेट हाँ, वो भी कर सकते हैं। मम्मी के घर के आसपास की डेस्टिनेशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम ये प्रपोजल रख सकते हैं, रेदर देन हैविंग कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं तुम जाओ इधर मैं जाता हूँ उधर, या तो कहीं नहीं जाते, ख़त्म करते हैं। तो रेदर देन हैविंग द कॉन्फ्लिक्ट हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमें कैंपिंग ही जाना है, माँ से भी मिलना है, तो क्यों ना कैंपिंग की डेस्टिनेशन जो है हम आपके माँ के घर के आसपास रख लें। इन केस अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वी विल रिटर्न बाय। बच्चे को स्टेज में नहीं आ रहा, सुन नहीं रहा। माँ के घर चले जाओ, आसपास कैंपिंग करो। इवन आज का सॉल्यूशन इज गुड। भाई ऐसे 4 लोगों को छुट्टी लेना है तो एक आदमी छुट्टी ले लेगा बाद में, हमारे साथ वो भी सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब ये तो डिस्कशन की पॉइंट है। हो सकता है कि माँ के आसपास घर में माँ तुम्हारी दिल्ली में रहती है, चाहिए नहीं माँ को ले जाओ साथ। तो इसका मतलब यही है कि उन तीनों सिचुएशंस के अलावा भी सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि उन तीनों से बेटर हो सकती हैं। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट है नेगेटिव सिनर्जी, इस पे पहले बात करते हैं। नेगेटिव सिनर्जी इसको ऐसे देखते हैं, एक कहानी से। एक लड़का रहता है, काफ़ी छोटा है इन द सेंस कि अभी उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। ही इज़ इन अ स्कूल, तो उसकी टीचर मतलब उसकी हरकतें वैसी ही रहती हैं कि उसे कोई भी कुछ पढ़ाता है उसे समझ नहीं आता, उसे कुछ याद करने के लिए देता है वो याद नहीं कर पाता, और ऐसे अटपटांग सवालें पूछते रहता है वो। तो एक दिन उसकी टीचर उसे एक लेटर देती है और कहती है इसे अपनी माँ को दे देना और कल से तुम स्कूल मत आना। बच्चा लेटर माँ को दे देता है, माँ उस लेटर को पढ़ती है, तो बच्चा पूछता है कि ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में कि टीचर ने मुझे बोला कि कल से तुम स्कूल मत आना। तो उसकी माँ उससे कहती है कि इस लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो इस स्कूल से ऊपर की है, मतलब तुम्हें कुछ एडवांस स्कूल में जाना चाहिए, तुम्हें कुछ बेटर स्कूल में जाना चाहिए इससे। ये कहानी है थॉमस एडिशन की। थॉमस एडिशन इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। अगर वहाँ पे उस सिचुएशन में उसकी माँ उसे ये कहती कि इस लेटर में ये लिखा है कि तुम कितने गधे हो, कि तुम्हें स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है वो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें जो टीचर याद करने के लिए देती है वो तुम याद नहीं कर पाते, तो बच्चा वहाँ पे डीमोटिवेट होके फिर कि नहीं मुझे याद करना पड़ेगा, माँ मुझे गधा बोल रही है, टीचर मुझे गधे बोल रहे हैं। तो वो निगेटिव सिनर्जी से दूर रहना है अपने को। एनीथिंग दैट इज़ काउजिंग अस टू लूज आवर पोटेंशियल, उससे दूर रहना। एक है वैल्यू द डिफरेंसेस। वैल्यू द डिफरेंसेस से हम क्या समझते हैं? एक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी बात कही है कि इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स कैपेबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री ही विल बिलीव हिज होल लाइफ दैट ही इज स्टूपिड। तो यही है वैल्यू द डिफरेंसेस। इसमें अगर सर हम एक टीम में काम कर रहे हैं, इफ़ वी आर इन वर्किंग इन अ टीम, तो क्या उस टीम के हर एक मेंबर सेम होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हर के अलग व्यूज़ हैं, अलग परसेप्शन है, तो हमें हर के परसेप्शंस को
समझना चाहिए, हर के परसेप्शन को सुनना चाहिए। अच्छा, उससे होगा क्या अगर हम हर के परसेप्शन को सुन रहे हैं? वी विल गेन इंसाइट, वी विल गेन नॉलेज। जो वो कहते नहीं है कि वी ऑफन सी द वर्ल्ड बट वी नेवर लुक एट द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। तो हर किसी के परसेप्शन को जाने, वो क्या सोच रहा है, वो क्या टेबल पे ला रहा है, उसको देखें। सिनर्जी इन बिजनेस का सर एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि बिजनेस में मतलब सिनर्जी इन बिजनेस में सर एक्चुअली इसका एग्जांपल ऐसे था, मतलब हमारे पर्सनल जोन, जो हमारा जोन है जोन 3, उस पे है कि क्या हुआ था कि हमारे जोन में ना सिविल का वेंडर है, तो वो काम, उससे कोई भी काम दिया जाता था तो वो ना करता नहीं था कि सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो काफ़ी डिले होता जाता था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। काम इतना हाई फाई नहीं है, इतना हाई फास्ट नहीं है कि इतना टाइम लग रहा है, तो दिक्कत क्या आ रही है। देन हमने उसे बुलाया, हम बैठे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम अपनी बता नहीं रहा था। वो वहाँ पे हमें पता चला कि उससे कैश क्रंच है सर। तो व्हेन वी डिसाइडेड कि अभी हम शगुरपुर का वो कर रहे हैं, रिमॉडलिंग टाइप का, तो देन वी डिसाइडेड कि अगर कैश क्रंच है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें काम भी करना है। तो देन वी डिसाइडेड कि हम इसका रनिंग बिल निकालते हैं, काम भी होता जाएगा, पैसे भी उसे मिलते जाएंगे, तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन हो गई। तो मैं समझता हूँ कि सिनर्जी इन बिजनेस इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं सर। तो ये एक फ़ोटो है, इससे इस फ़ोटो को देख के हम ये, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस फ़ोटो को देख के हर किसी का परसेप्शन क्या है, मतलब परसेप्शन जानना चाहता हूँ कि इस फ़ोटो में हर एक आदमी को दिख क्या चीज़ रही है। मतलब कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा किसको क्या समझ आ रहा है इस फोटो को देख के? आम तोड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया लड़कों को। एक परसेप्शन है सर। फादर स्कूल से बच्चों को लेके जा रहा है, फार्मर है, फादर बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है, बैग वैग टांगे हुए स्कूल लेके जा रहा है। एक बच्चा खुशी खुशी जा रहा है और एक को फेंकना पड़ता है, एक को खींचना पड़ रहा है, जबरदस्ती लेके जा रहा है। एक परसेप्शन ये है सर। स्कूल से आते समय इन्होंने आम तोड़े और घर नहीं पहुंच पाए, फादर आए, चलो भाई घर चलो, नहीं किसान क्या जो भी है दोनों के हाथ में आम तो है, आम तो है। घर ले चलो भाई, टाइम हो गया है, जल्दी चलो। आम चोरी करना किसान ने पकड़ लिया, माली ने पकड़ लिया तो ठीक है सबके मतलब 3 4 5 परसेप्शन हमें दिख गए बस एक फ़ोटो से। फ़ोटो तो सेम है सबको, लेकिन अलग अलग चीज़ें देख रही हैं। अब मैं इसकी एक कहानी बताता हूँ कि ये जो 6th हैबिट है ये मैं देने वाला नहीं था, ये दुर्गेश सर हैं, वो अभी छुट्टी पे हैं तो वो देने वाले थे। तो मेरे पास ये स्लाइड आई, अब ये फ़ोटो दिखी। अब मैं सोचा कि उन्होंने क्यों डाली थी ये फ़ोटो, तो मैं सोचा कुछ समझाने के लिए डाली होगी। तो इस फ़ोटो को देख के मैंने एक कहानी बना ली इस पर कि यही कहानी होगी। वो कहानी मैंने कुछ इस तरह बनाई कि 2 स्कूल के बच्चे हैं, ये आम तोड़ने पहुंच जाते हैं बगीचे में। एक बच्चा पत्थर मारता है, अच्छा उस टाइम मुझे इनके हाथ में आम नहीं दिखा था, अभी दिखा है आपके परसेप्शन से। पीछे वाली दीवार टूटी भी हुई है, सही रास्ते से भी नहीं आई है, पीछे वॉल टूटी भी हुई है, वो भी नहीं दिखा था मुझे। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह थी कि ये 2 बच्चे आते हैं, ये पत्थर मार के आम तोड़ना चाहते हैं, इससे आम नहीं टूटता तो कहता है तुझसे नहीं होगा, रुक मैं करता हूँ। इसने पत्थर मारा, इससे आम नहीं टूटा। फिर ये तीसरा, अब ये मुझे देख के लग रहा था कि हाँ किसान तो है ये, तो इसके पास डंडा वंडा लाठी वाठी होगी, तो इसने लाठी से उसको तोड़ना चाहा पर फिर भी आम नहीं टूटा। तो मैं सोचा सिनर्जी का है तो कुछ इसमें टीम वर्क लाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि फिर क्या किया इसने कि किसान ने एक लड़के को अपने कंधे पे बैठाया, उसे डंडा दिया और उस लड़के ने डंडे से आम तोड़ लिया, सबको आम मिल गया। सिनर्जी द हैबिट ऑफ कोऑपरेशन। रो भी रहे ना बच्चे, दोनों रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं इनके। ये देखे नहीं ना, आम उसने अभी देखे। हाँ बता रहा हूँ, ये आंसू भी निकल रहे हैं इनके। तो पीछे वाले आम के हाथ में वो चोरी कर रहे हैं। पीछे वाले का हाथ कैसे पकड़ा है? वो पकड़े इस तरीके से कि चोर पकड़ लिया। ये बताओ कि वो उसकी थॉट क्या थी? वो क्या कहता था, दुर्गेश क्या कहता था? वो सर उनका थॉट यही था कि इससे मतलब ये बताना, जैसे सब आपने अलग अलग परसेप्शन बताए, ये मुझे कल रिव्यू करते वक्त ही पता चला कि उनका ये था कि वो चाहते थे फोटो तो सेम है बट 6 people हैव 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम फोटो, तो वैल्यू द डिफरेंसेस वाला था। सभी का सुने, सभी के बाद डिसीजन ले।
दो ही पर्सपेक्टिव है इसमें तो यार। एक तो पहले बाप लगा बच्चे लगे, और फिर वो चोर लगा किसान लगा। नहीं स्कूल भी लेके जा रहा है ना। पापा बच्चे हो गए। हाँ ठीक है, दो हो सकते हैं। सही बात। उससे समझो कि इस टाइम दैट एक चीज देखने से हर आदमी अपना अपना सोच जो है एक सिक्के के दो पहलू। ठीक है, मल्टीपल पहलू। सर एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ परसेप्शन से। वो बोतल मैंने इसीलिए आधी खाली करी थी आने से पहले कि अच्छा वो बोतल जैसे वो हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाली कहानी सबको पता है कि बोतल आधी भरी हुई है आधी खाली है, किसी को आधी खाली दिख सकती है किसी को आधी भरी से। कोई थर्ड परसेप्शन डालना चाहेगा इसमें? भरी हुई है। सर आपने क्यों बोल दिया आप? ये रोहिणी वाले नहीं बोलेंगे, वो ये ना ये होम क्लास हो जाएगी तो वही पढ़ के आएगा वहाँ से, बाकी लोग बोलो पर लिख कर दिया। तो हाँ भाई मैं पूछ रहा था थर्ड परसेप्शन, तब तो पता ही चल गया। आधा पानी से भरा आधा हवा से भरा। So this conclude my habit 6. Now Aman sir will take. So now we move on to the next habit, that is sharpening the saw. So we have heard all the 6 habits. Now sharpen the saw is about implementing those habits in our day-to-day life. So let's go by the literal meaning, that is sharpening the saw. If I were to cut a tree, then there are two ways to cut down the tree. First is that I blindly go and take the saw and try cutting down the tree. It will take around 5-6 hours and I am doing hard work and going on doing it. Then second person comes and he says that maybe your saw is faulty and it needs to be sharpened. So the second way is a smarter way. So the first quotation is that sometimes when I consider what tremendous consequences come from little things, I am tempted to think there are no little things. So the writer says that there are no such thing like little thing. The first step matters every time. So we have to do to make a bigger change. It's not possible to do it suddenly. We have to take small steps. Then second one is by Abraham Lincoln, that give me 6 hours to chop down a tree and I'll spend first 4 hours sharpening the axe. That is key. I'll utilize my first 4 hours to sharpen the axe, then I'll go on to the second step. So the sharpen the saw is in 4 steps, that is physical renewal, mental renewal, spiritual renewal and social renewal. So by renewing us in all the by having a renewal in all the 4 things, we will be able to inculcate all the 6 habits in our day-to-day life. So first one is physical renewal. Physical renewal says that we all know that exercising is a good thing and it's important for us, but we almost tend to ignore it and we procrastinated that चलो आज नहीं करेंगे कल करेंगे या कभी और देखेंगे, and we are that much busy that we don't have even 30 minutes to spare out of our day-to-day schedule. So the author says that we can begin by exercising for at least 30 minutes a day, and then we can maybe increase our this habit. Then by exercising, what benefits we will get is that main organ of our body is heart. But heart cannot be exercised directly. It can be exercised with the help of other muscles. That is by running, by going to gym, playing badminton or anything else. So but it's important to do any physical activity to keep our heart healthy. Initially what happens is that we keep on ignoring this physical renewal in initial stages of our life. Then ultimately it shifts from quadrant 2 to quadrant first activity. That is, initially we keep on ignoring it, it's not that important for us, but then ultimately it becomes urgent and important, and that time it becomes an alarming situation. So for that what we have to do is we have to keep a balance from the starting. So in exercise what happens is that the main effect of exercise comes in last 10 minutes of the exercise. That is, in that period the muscle fibers rupture, then nerve fibers register that pain, and ultimately the fiber gets stronger. So likewise, if we keep on doing exercise but we are not increasing the weight, we are not pushing our limits, then we are not going to benefit in any way, and we will be in our comfort zone itself. So what we have to do is we have to come out of our comfort zone and practice this physical activities. Then it is said that if you are able to increase your heart rate to 100 beats per minute and hold it for 30 minutes, then you are treated as a fit person.
Then there are two ways of doing physical activities. That is, one is by increasing your flexibility, or the other one is by increasing your endurance. So we don't have much physical activity needed, so and neither we need endurance, but flexibility is needed. So we can initially start by doing smaller flexibility improving activities like stretching, meditation or yoga, and then we maybe if we find interest in that, then we can move towards building our strength. So this is about physical renewal. Then second one is our spiritual renewal. So spiritual renewal is related to habit 2. That is, we should have do any activity keeping end in the mind. That is, we must have a blueprint of doing any activity. So author says that everything is right if the end is motives are right. If motives are wrong, nothing can be right. So this is the very big statement given by the author. What we can do is we can inculcate this habit too by meditating or by for some person meditation will be a great habit for developing this habit. For other person it can be listening to a good music or old music. For some it might be going to in the lap of nature and hiking or trekking kind of activities. So this is about spiritual activities, spiritual renewal. So there is another quote in this book, that is that most of the wars are fought in the silent chambers of our soul. So what we can do is we have to take control of our soul by meditating or by any other form which is applicable to us. So the third one is mental. Mental renewal is linked to habit 3, which is of prioritizing the things. That is, if it is urgent, important or not important, and so on. So what all we have built up a tendency of scrolling reels and scrolling social media and all these things. So all these things like social media, TV, these are a good servant but not a good master. So we have to pick up selective content so that it can be used in our day-to-day life as well as in organizational benefit. We stay in school or colleges, till then we have a habit of reading books or writing down our thoughts. But as soon as we lose the discipline of college and school, we tend to ignore all these activities and we just say that we don't have time for all these. But reading and writing are very good habits to develop this habit of keeping first things first. Like we were given this activity of reading this book and jotting down our thoughts on this book. So this is also a great activity by which we can inculcate, maybe some of us will inculcate this habit in day-to-day life and will read some other books as well. So the last one is social renewal. Social renewal is linked to others. Rather than thinking about ourselves, we have to think about others. That is, it relates to habit 4, 5 and 6. Like in organizations as well, we have to work in a team. No one can work alone. There are some, like I will be having, my impact will be there in my subordinate's life as well. So what I have to do is, like if I am given a team task to do and I will discuss it with my team, I follow habit 4, listen and discuss with you. Then I understand that what are your thoughts on that point. Then I am open to your discussion as well. Then I move to habit 5. That is, I understand your paradigm and I move into your paradigm and think in your state. Then we both work in a collective manner and come out with a solution which we haven't thought of before. So we move to habit 6. Likewise, this is a social renewal is quite important for an organization as well. Like in day-to-day life, we have to work in team. We have to point out that we have to figure out what a person is good at and what some other person is good at. So we have heard now taken points of all the 4 renewals, but now it's not that we are focusing on only one renewal and not focusing on the other. Like the physical, each one will have a synergistic effect on the other. We can't ignore any one of it. If we ignore physical or mental, we will not be good in spiritual or social things. So we have to make a balance among all the 4 and move forward. This is true to an organization as well. Like if an organization
is mainly focusing on economic terms only, like profit, loss, everything is calculated in profit and loss. Then what will happen is there will be internal politics, interdepartmental rivalries and all these things. Rather, we should focus on main goal and mission and vision of the organization for which we have been employed for that role. So this is a thing like in IGL as well, we were earlier for physical activity, like we are quite earlier we were given coupons for Vedanta Delhi half marathon that most of the people used to run just for fun. Maybe they can inculcate that activity in their day-to-day life. Now the last but the most important thing is that it is a upward spiral of growth. Like we have to learn, commit and do. We tend to start a new habit, then if we don't find immediate results, it is a human tendency that we'll leave that aside and we'll move forward. So what we have to do is we have to learn something new, then we have to work upon it with a commitment that I will be doing something good. Then I have to do it again, and like this spiral moves on, and a small start can come out with a great finish. So like already we know that it takes around 21 days to build a new habit. So we must have that much patience to see the result of that in our day-to-day life. So that's all about habit 7. Now I would like to Shivam to summarize the thing. So what is the name of our book? जब पहली बार इस किताब का नाम सुना था मैंने, तो मेरे दिमाग में ये आया था कि मतलब वाई, क्यों हाईली इफ़ेक्टिव, क्यों जैसा चल रहा है वैसा चलने दे तो क्या दिक्कत आएगी, मतलब हमें हाईली इफ़ेक्टिव क्यों बनना है। तो मतलब मेरे हिसाब से कि इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड बीइंग हाईली इफ़ेक्टिव इज़ नॉट एन ऑप्शन, एक्चुअली इट्स एन एंट्री प्राइस, जस्ट एन एंट्री प्राइस टू द प्लेइंग फील्ड। मतलब अगर आपको फील्ड में उतरना है तो ही आप, तो उसके लिए ही आपको हाईली इफेक्टिव रहना पड़ेगा। सीजी इंडस्ट्री ही देख लें अगर आप, तो इतने कंपटीशन है इसमें कि अगर कोई कंपनी हाईली इफेक्टिव नहीं होगी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी इस इंडस्ट्री में। दिस बुक इज़ अ पाथवे ऑफ बिकमिंग गुड टू ग्रेट एंड अल्टीमेटली द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। इस बुक में एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है इस चीज़ पे कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली होता क्या है कि हम उस सिचुएशन का जो परसेप्शन है हमारे दिमाग में, हम उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं। तो जो एक बात कही थी मैंने पहले भी कि वी लुक एट द वर्ल्ड बट वी नेवर लुक एट द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। मतलब ऑलवेज फर्स्ट लुक एट द लेंस हाउ यू आर परसीविंग दो सिचुएशंस। यही लिखा है इसमें कि see the world is entirely based on our own perceptions, and in order to change a given situation we must change ourselves, and in order to change ourselves we must be able to change our perceptions. The first 3 habits can be summarized. What were the first 3 habits, ma'am? First 3 habits were first one was being proactive, then second one was begin with the end in the mind, and the third one was put first things first. Put first things first. These all habits were taking us or making us independent from the dependence stage. All these 3 habits will require a single trait to follow these throughout our life, that is discipline. Make and keep a promise. Be proactive सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। What were the next 3 habits, sir? एक तो विन-विन, थिंक विन-विन। हाँ, क्या एक पहले समझो, मतलब दूसरे को समझो फिर अपने आप को समझाओ, और फिर एक सिनर्जाइज है कि आप सबको मिलजुल के आप सबको लेके, मतलब ये जो लास्ट के 3 हैबिट्स थे ये बेसिकली थे टीम वर्क के लिए। अच्छा, टीम वर्क कैसे होगा, मतलब एक टीम में सब लोग कैसे काम कर पाएंगे जब उनके बीच में ट्रस्ट होगा। हाउ विल यू विल टू क्रिएट ट्रस्ट अमंग ईच अदर, कैसे कर पाएंगे। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज़ अ सिंगल ट्रेट दैट विल अर्न ट्रस्ट
of your companions, of your colleagues. Involve others in the problem and work out the solution together. ये जो 7 हैबिट्स थे इनको मैंने एक एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करी है. सबसे पहला था बी प्रोएक्टिव. इसको मैंने ऐसे लिंक किया ऑप्टिमिज्म से. वो कहते नहीं है ओनली एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नोज दैट लाइफ इज़ अ बम्पी रोड बट एटलीस्ट इट लीड्स समवेयर. कहने का मतलब है कि लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहेंगे पर एटलीस्ट आप चलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे. नेक्स्ट है सर टीम वर्क. एक आइजैक न्यूटन ने बहुत अच्छी बात कही है कि इफ़ आई हैव सीन फर्दर इट इज़ बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स. मतलब मैंने अकेले कुछ नहीं किया है, मेरे पीछे कई लोग थे. टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड यू विल नेवर बी इन हरी. सर जैसा बोल के गए थे. अच्छा अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने स्केड्यूल को प्रायोरिटी देते हैं बट एक्चुअली में हमने करना क्या चाहिए, हमें अपने प्रायोरिटीज़ को स्केड्यूल करना चाहिए. वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज आवर स्केड्यूल बट रैदर वी शुड स्केड्यूल आवर प्रायोरिटीज़. Continuous learning. Sharpen the saw was the habit that emphasizes continuous learning. तो इस पे गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा है कि live as you were to die tomorrow, learn as you were to live forever. Decision making. What were the habits that linked to decision making? Anyone? Decision making में कौन सी habit help कर सकती है? Begin with end in mind. Begin with the end in mind. Keep the end goal in mind means to know where we are going so that we better understand where we are now, so that the steps we take are always in the right direction. Sir, अगर in a glance हम देखें तो all these habits seem like a common sense, but what is a common sense is not always a common practice. So make these habits a common practice in your daily life. For this we were here. Thanks everybody. हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और आई वी से दैट दिस बुक टॉक्स अबाउट बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. फर्स्ट 3 इज मोस्टली पर्सनल, नेक्स्ट 3 इज प्रोफेशनल एंड लास्ट वन इज वो करना कैसे. तो आई थिंक ग्रेट बुक. और ये सब बुक इसलिए ग्रेट हैं, इतने सालों से ग्रेट हैं, इतने सालों से अभी भी पढ़े जा रहे हैं. जैसे 25वां एडिशन 30वां एडिशन चल रहा है क्योंकि इस पे जो बातें लिखी हुई हैं वो बहुत गहरी हैं. और एज ए हर आदमी जब ये बुक पढ़ेगा तो अलग परसेप्शन से पढ़ता है, लेकिन अगर इसका 10-5-20% भी हम लोग अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं. और ये आई थिंक greatly explained by your team and we love hearing you all. Great examples, thoughts, quotes. ये जो चीज़ें होती हैं इससे क्या होता है आदमी के दिमाग में स्टक होता है जब आप एग्जाम्पल के साथ समझाते हो या जब क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ दिखा नहीं सकते. आदमी हमेशा जो चीज़ प्रैक्टिकल करेगा वो पहले समझ जाएगा. उसी से जब एग्जाम्पल के साथ कोई टैग करोगे तो वो एग्जाम्पल जब याद करेगा तो समझ में आएगा इसको करना क्या है. बहुत अच्छा आप लोग की एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा ये बुक पढ़ के या एक्सरसाइज करके. कोई 2-3 लोग बोल सकता है, जरूरत नहीं सबको बोलने की, 2-3 लोग बोल सकते हैं. हाउ डू यू फील? आप बोलो. जैसे ही सर डिसाइड हुआ था कि हैबिट बढ़ गई है सब में, तो मेरे पास हैबिट 2 आई थी. तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा तो उसमें इसने बोला कि आप मर चुके. तो जैसे ही ये पढ़ा मैंने बुक बंद कर दी. भाई ये तो मैं चाहता नहीं बिल्कुल. तो फिर सोचा कि पढ़ना तो है ही. तब पता चला कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. हैबिट 2 जो हमें अल्टीमेट गोल्स हमें कैसे पता चलेंगे, वो हमें तभी पता चल पाएंगे हम वो सिचुएशन एनालाइज करें कि हम मर चुके हैं और हम क्या चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या बोलें. तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. ग्रेट एग्जांपल है. डायनामाइट किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था. तो एक्चुअली कोई और मरा था और उनकी वो आ गई थी, क्या बोलते इसको,
सोच संदेश पेपर में, जब उन्होंने पेपर में सोच संदेश में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, कोई डिस्ट्रॉयर या ऐसा किसी वर्ड मर गया, जो बात उसमें लिखी हुई थी कि किलर या जैसा कुछ वर्ड्स लिखा हुआ था उसमें, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं क्या लिखा हुआ था। तब उनको लगा यार मैंने क्या बना दिया, जब डायनामाइट बना दिया तब उन्होंने लगा कि ये क्या बना दिया मैंने, कि लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। और ये रियल स्टोरी आप पढ़ेंगे उस बुक में, तो उससे ही उन्होंने वो जो नॉवल प्रीस पराइस और ये सब बनाई ना उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल में, उनकी जितनी जमा पूंजी है उससे चल रही है, कोई नया पैसा नहीं लगता उसमें। तो उन्होंने ये संस्था बनाई, उसमें नोबेल पीस प्राइज भी डाला उन्होंने। तो ये जो सेकेंड हैबिट है वो वही है कि वो आदमी ने एक्चुअली एंड अपना देख लिया था, एंड होने के बाद क्या लिखेंगे उसके बारे में लोग। मास मर्डर, आई थिंक द वर्ड वाज रिटन मास मर्डर हैज राइट, ऐसा कुछ करके और पिक्चर आई थी, आप पढ़ सकते हैं। तो ये रियल स्टोरी है, इसके कारण जो नोबेल प्राइज बनाई थी उन्होंने उसके लिए बनाई थी। जैसे ये किताब पढ़ने के बाद में जैसे मैं शुरू किया पहले, तो जैसे थर्ड हैबिट आई पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो इसने बताया कि यू आर द क्रिएटर, जो मैंने वर्ड्स बोले यू आर द क्रिएटर, फिर बिगनिंग विद एंड। तो थर्ड हैबिट पढ़ने से पहले फिर मैंने वापस से पहले मैं शुरू से गया कि एक ऑथर कहना क्या चाहता है, तो हैबिट 1 और हैबिट 2 के बारे में पढ़ा। तो इसमें जो बताया कि मतलब आपको शुरू मैं पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब थर्ड हैबिट पढ़ने से पहले मुझे पहली पढ़नी थी, मैं थर्ड हैबिट में चला गया, वो नहीं करना था मुझे, पहले शुरू से ही मुझे पूरा पढ़ना था। ये हैबिट पढ़ने के बाद में मैंने थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया और विजुलाइज किया कि मैं आज ये 10 साल बाद में अपनी हेल्थ को कहाँ देख रहा हूँ, तो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह इसमें करना शुरू किया। सर इस बुक को पढ़कर लगा कि हैबिट्स जो इसमें दी गई है ना काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, मतलब आप फर्स्ट दिन से ही उनको अप्लाई कर सकते हो और उनके रिजल्ट्स भी आपको मिलने लग जाएंगे। जैसे मेरी हैबिट थी सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, उसको आप पहले मतलब फर्स्ट दिन से ही अप्लाई कर सकते हो और उसके रिजल्ट्स भी आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। ऐसे बहुत कम सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जो इस तरीके की हैबिट्स देती हैं। जैसा सर आपने कहा कि गणेश जी बुद्धिमत्ता के देवता हैं और उनके कान बहुत बड़े हैं, वैसे ही उनकी सूंड भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके अंदर सेंसेशन भी उतना ही ज़्यादा है। अगर बुद्धिमान अगर आपको बनना है, मतलब आपको बुद्धिमत्ता चाहिए, तो आपके अंदर सेंसेशन भी होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में ही आपका मुंह ढका हुआ होता है। मतलब आपको बोलना उतना ही चाहिए जो आपके सेंसेशन और कान के नीचे बेस में आए। मैंने 7 हैबिट मैंने मेनली पढ़ा था सर, वो 5th हैबिट पढ़ा था, और उसमें मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि मैं जैसे अपनी फैमिली में सुनने का आदि बहुत कम हूँ, तो मैं एक रिएक्टिव टाइप में था। अब मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे एक बार ऐसे खुद ही बोला था, पापा आप समझोगे ही नहीं। तो जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि वो जो बोलना चाहता है, चूँकि मेरे पैराडाइम में उसकी सारी चीज़ें फिट ऑलरेडी हैं, इसलिए मैं उसमें रिएक्शन दे देता हूँ कि ठीक है मुझे पता है, हमें ये करना ही नहीं चाहिए, हमें उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। यही रीज़न है कि बड़े होते होते बच्चे उसको एक लाइन में ले जाते हैं और एक वर्ड में ले जाते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। हकीकत यही है, बाद में शेयर करना बंद कर बाद में शेयर करना बंद कर देते हैं। वो उसका रीज़न यही है, बच्चे ना आपके साथ ही मतलब सबसे ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं, पर आप ना क्योंकि आपके हिसाब से उनकी बातें बेफुल हम जानते ही हैं, ऑलरेडी जानते हैं, हमारे पैराडाइम में ऑलरेडी फिट हैं, इसलिए हम उनसे बात नहीं करना चाहते, मतलब उतना सुनना नहीं चाहते। जबकि हमें चाहिए कि हम उनके साथ बैठे सुने और उनके पैराडाइम उनके हिसाब से सोचें कि ये कहना क्या चाह रहा है। उस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर रिएक्शन दो, आप उसकी बात को दोहराओ, मेरे साथ ये अच्छा क्या क्या और क्या हुआ था ना, जो भी है उसकी बातों को दोहराओ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इससे पहले किताब पढ़ने से पहले मैं शुरू में जब इसी साल में क्वार्टर में शुरू में बात करूँ तो मैं प्लानिंग करता था, डे बाई डे की प्लानिंग करता था कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है, आज ये काम करना है। बुक पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कि एक दिन की प्लानिंग नहीं करता हूँ, मैं एक बार वीक का सोच के चलता हूँ, थोड़ा ब्रॉड वे में। अगर मान लो कुछ काम अगर मैं आज नहीं कर पाया तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट रखूँ कि मैं कल कर सकूँ। जैसे मान लो अगर मैं 7 डेज का 6 दिन एक्सरसाइज जिम करना है, उसमें एक दिन होता है मेरे पास कौन सा कि मैं उस दिन रेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे सोच रहा हूँ जैसे अगर मेरे पास कुछ और काम आ रहा है, मतलब कुछ कंपनी से रिलेटेड या फिर कुछ उससे भी ज़्यादा अर्जेंट आ रहा है, तो मैं वो काम कर लूँ और किसी और दिन उसको मैं रेस्ट दे लूँ। तो मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी जो वर्ड मुझे यहाँ से फाइंड आउट हुआ वो है कि मैं अब कर रहा हूँ नहीं, वीकली बेसिस पे प्लानिंग कर रहा हूँ और एंड ऑफ द वीक में इवेल्यूएट कर रहा हूँ, मतलब अपना अवलोकन कर रहा हूँ कि मैं
क्या मैं सब कुछ सही किया है, क्या मेरी पहले जो मैं डे बाई डे वन प्लानिंग से कर रहा हूँ उससे बेटर रहा, इससे मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हुआ, मतलब ना थोड़ा गुस्सा जो वगैरह है, क्रोध गुस्सा वगैरह आता है वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मैं फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन वैसे कर पा। सर जैसे बुक स्टार्ट करी थी तो यही लग रहा था ये तो सिर्फ ज्ञान की बातें बोल रहा है, क्योंकि सारी जैसे अभी इसने बताया था कि ये सारी कॉमन सेंस है, बट हमें इसको कॉमन प्रैक्टिस बनाना है। जब इसने ये अपनी फर्स्ट क्रिएशन या कह ले रिहर्सल में बताया था तो समझ पड़ा कि हाँ ये सही, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि सारी कॉमन सेंसेस हैं बट इसको हमें कॉमन प्रैक्टिस बनाना है।